Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. I hope you all are fine. Am I audible? जी। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं. This session is organized by Youthling Pakistan. Youthling Pakistan is basically a networking platform which is working on connection building and community building. जैसे कि आपको नेम से आइडिया हो रहा है, यूथ लिंक, जिसका मकसद है कि जितने भी यूथ आपस में कनेक्ट किया जाए और वो आगे फिर डिफरेंट डोमेन्स में प्रोजेक्ट लॉन्च करें और उन पे वर्क करके वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं. मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि इस सेशन का मकसद यूथलिंग का इंट्रोडक्शन करवाना नहीं है. सिर्फ इसलिए कि जो लोग जिन्होंने न्यूली हमें ज्वाइन किया उनको एक बेसिक सा आइडिया हो जाए. फर्दर इस पे चीज़ें वगैरह देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स विजिट कर सकते हैं. मैं एडमिन से कहूँगा कि वो चैट में पिन कर दें वेबसाइट का लिंक और इंस्टा और यूट्यूब का लिंक. सेशन की तरफ चलते हैं. हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर है जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस डोमेन में, जिसके हवाले से हमने सेशन रखा है. I would like to invite Brother Ahmed to introduce himself and then we will start the session. ओके। स्क्रीन शेयर कर दो या जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखिए आप इंट्रो करवा के तो start ओके ओके। ओके तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, एथिकल हैकर और प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ। रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को हैक करना, वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढना और उन्हें फिक्स करना, यही मेरा रोज़ाना का काम है। बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिवली वल्नरेबिलिटीज़ रिपोर्ट करता हूँ और हज़ारों स्टूडेंट्स मेरे कोर्सेज़ में इनरोल है और इस फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग में। लेकिन मेरा असली मिशन सिर्फ हैकिंग सिखाना नहीं, अटैकर्स की तरह सोचना और डिफेंडर्स की तरह काम करना है। तो और आज का ये सेशन उसी मिशन का एक हिस्सा है। एक इम्पॉर्टेंट बात, बेसिकली मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट कोर्स, इसमें आपको 34 मॉड्यूल्स मिलते हैं। ये पाकिस्तान का एक कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल हैकिंग एथिकल हैकिंग कोर्स है, बिगिनर से एडवांस लेवल तक। इसमें आपको वो हर चीज़ सिखाई जाती है जो एक हैकर को रिक्वायर्ड होती है, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैकिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन के लिए। वेब हैकिंग, वेबसाइट्स को हैक करने के लिए जिन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन। वो प्रोफेशनल टूल्स और फ्रेमवर्क्स जिनका इस्तेमाल हैकिंग के अंदर होता है, लाइक बर्ब सूट और मेटास्प्लाइट, न्यूक्लियाई, इन जैसे टूल्स का इस्तेमाल ये कंप्लीट आपको सिखाया जाता है। ऑटोमेशन, आज के दौर में एआई जिस तरीके से रैपिडली आगे बढ़ रही है, तो ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा रोल है एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी। तो कंप्लीट जो रिकॉन होता है बेस्ड ऑन ऑटोमेशन, वो आपको सिखाया जाएगा। पाइथन और बेश स्क्रिप्टिंग आपको सिखाई जाएगी ताकि आप खुद अपने हैकिंग टूल्स बना सकें। और इसके साथ साथ एआई को रेड टीमिंग के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि आप कस्टम एक्सप्लॉइट्स बना सकें। और इसके साथ इसमें तकरीबन 8 से लेकर 10 प्रोजेक्ट्स हैं। विंडोज़ और लिनक्स मशीन्स को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप के किस तरीके से हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है किसी मशीन पे टेस्टिंग, और एट द एंड ऑफ द डे कैसे उस पूरे के पूरे मशीन को रूट करना है, यानी कि हैक करना है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
आप मुझे बता दीजिए, स्क्रीन नज़र आ रहा है? कैन एनीवन फ्रॉम एडमिन पैनल? ये क्लियर है। ओके, ओके, ओके। आज मैं आपके साथ एक ऐसी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता, और जहाँ पर दिया भी जाता है तो प्रॉपरली इस टॉपिक का हक अदा नहीं होता। लोग बेसिकली तब सीखते हैं जब वो हैक हो चुके होते हैं, उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा चुके होते हैं, और जब उनकी आइडेंटिटी का मिसयूज़ हो चुका होता है। तो मेरे पास आप सबके लिए एक सवाल है, आप अपने हाथ पैर खड़े कर सकते हैं, ठीक है? आंसर नहीं करना फिलहाल, जस्ट मेरे एक दो सवालात हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी सीरियसली सोचा है कि मेरा फ़ोन या अकाउंट हैक हो सकता है? कितने परसेंट लोगों ने? और दूसरा मेरा एक ये सवाल है कि कितने लोगों ने ये कभी सोचा है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मुझे कौन हैक करेगा, मेरा अकाउंट कौन देखेगा? जी। तो एग्जैक्टली यही सोच सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो आजकल का जो हैकर है ना, वो बॉलीवुड स्टाइल जीनियस नहीं होता जो रात को ब्लैक हुडी पहनकर घूम रहा होता है और ब्लैक टर्मिनल पर ग्रीन फॉन्ट्स चल रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता। तो बेसिकली जो हैकर होता है आजकल का, वो एक साइकोलॉजिस्ट होता है। वो आपकी हैबिट्स को, आपके पैनिक को और आपके ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करता है। पाकिस्तान में सिर्फ 2024 में 800 करोड़ से ज़्यादा रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड केसेस ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं। व्हाट्सएप अकाउंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर टेक ओवर हो रहे हैं, और जब आपका व्हाट्सएप अकाउंट टेक ओवर हो जाता है, आपके कॉन्टेक्ट्स को फेक मैसेज जा रहे होते हैं आपकी तरफ से। और इसी तरीके के साथ साथ हमारे पास फेक जॉब ऑफर्स के ज़रिए एजुकेटेड ग्रेजुएट से लाखों रुपए अभी तक जो है ना, उनके अकाउंट से या जेन्युइनली निकाले जा चुके हैं। ये वो केसेस है जो हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। एक मेजर टेलीकॉम कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ था, जिसमें 15 मिलियन लोगों का पर्सनल डेटा जो है ना, वो पब्लिकली आ गया था, हमारे पास अवेलेबल था। तो ये कोई मूवी के सीन्स नहीं है, ये हमारे घर के आसपास, हमारी सिटीज़, हमारे जानने वालों के साथ हो रहे हैं। आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं देखेंगे, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा डिफरेंट अटैक्स। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप अपने फ़ोन को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा पार्ट 1 है, साइबर सिक्योरिटी क्या है। जब भी हम इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं ना, तो इसके बारे में अब थोड़ा जान लेते हैं। पहले ये क्लियर करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों की फील्ड है जो आईटी में काम करते हैं या कंप्यूटर साइंस से बिलोंग रखते हैं। वही लोग होते हैं जो फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, सर्वर्स को सेटअप करते हैं, कोडिंग्स करते हैं, डेटा सेंटर्स में काम करते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब बहुत सिंपल है, और वो क्या है? अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी आइडेंटिटी और आपके जो डिजिटल एसेट्स है, आपके पैसे वगैरह जो आपके बैंक अकाउंट्स या इजी पैसा वगैरह में होते हैं, जेएस कैश में, आपके जो मोबाइल बैंकिंग एप्स वगैरह है, ठीक है? आप आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी आइडेंटिटी और आपके पैसों को डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रखना, यही साइबर सिक्योरिटी है। तो इसमें हमारे पास मेनली तीन चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सीआईए ट्राई, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आप तक रहे। क्या मतलब? मतलब यह है कि कोई भी अनऑथराइज बंदा आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आप तक हो, सिंपल इज दैट। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप की इंफॉर्मेशन के साथ कोई टेम्पर ना कर सके, जो डेटा है वो ऑथेंटिक रहे, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को बीच में स्नीफ करके या कैप्चर करके उसको टेम्पर ना कर सके, उसको मॉडिफाई ना कर सके, वो बिल्कुल ऑथेंटिक ही रहे। मिसाल के तौर पर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, या आप किसी को कोई ईमेल वगैरह भिजवा रहे हो जिसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है, या कुछ डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप किसी को भिजवा रहे हो। अगर मैन इन द मिडल अटैक करके एक हैकर उसको बीच में
कैप्चर कर ले उन पैकेट्स को और मॉडिफाई करके कुछ मेलिशियस कंटेंट उसके अंदर अपलोड कर ले, इट मीन्स के इंटीग्रिटी हमारे पास हाल्ट हो गई है, और साइबर सिक्योरिटी जो है ना हमारी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो गई है, डेटा जो है वो इनऑथेंटिक हो गया है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रिटी का भी बहुत ज़्यादा रोल है। और अवेलेबिलिटी, जो सीआईए में थर्ड इसका पार्ट है अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि जब आपको ज़रूरत हो आपके डेटा की, तो आपका एक्सेस, डेटा का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी आपके पास डेटा अवेलेबल है, आपका अपना ही डेटा है, सम टाइम आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, सम टाइम आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो डेटा जो है ना वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए ऑन टाइम। तो ये तीनों मिला के हमारे पास जो है ना, कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉपर सिक्योरिटी है। अच्छा, तो मैं आपको एक सिक्योरिटी चेक भी देता चलूँ। सिक्योरिटी सिर्फ सिस्टम्स की नहीं होती, ठीक है, लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह, नहीं, सिर्फ इनकी नहीं होती। ये इंसान की सिक्योरिटी होती है। और इंसान ही मिस्टेक्स करता है, ठीक है, हमसे मिस्टेक्स होती है, जाहिर सी बात है, हम ह्यूमंस है। तो और हैकर जो है ना उनको बस एक मिस्टेक चाहिए होती है। तो आई होप साइबर सिक्योरिटी क्या है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, कि लोग जो है ना वो क्यों हैक होते हैं, ठीक है, लोग क्यों हैक होते हैं। मैं आपको एक ट्रुथ बताता हूं जो ज़्यादातर लोग रियलाइज नहीं करते। हैकर ज़्यादातर सिस्टम्स हैक नहीं करते, वो लोगों को हैक करते हैं, लाइक सीरियसली। तो टेक्निकली इसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अब क्या होती है मैं आगे जाके डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ये फिलहाल मैं जस्ट बता रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हैकर्स क्या करते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी को जो है ना उसको टारगेट करते हैं, आपकी अर्जेंसी को, आपके फेयर को और आपके ट्रस्ट को यूज करते हैं आपके खिलाफ। इन्हीं चीज़ों को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है, अर्जेंसी, फेयर और ट्रस्ट। और आपके अगेंस्ट ये चीज़ें जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल हो जाती है जब भी कोई यूज़र हैक हो रहा होता है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मिसाल से समझाता हूँ। अ, मिसाल लेते हैं कि आप सुबह उठे, आपने अपना फ़ोन चेक किया और आपके पास एक नोटिफिकेशन आया है कि बैंक की तरफ से बेसिकली, कि आपके बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की वजह से परमानेंटली ब्लॉक किया जा रहा है, अभी वेरीफाई कर ले। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? ज़्यादातर लोग उस लिंक पर डेफिनेटली क्लिक कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अर्जेंट था, क्योंकि डर लग रहा था, क्योंकि जल्दी में थे हम। और हैकर्स को बस यही चाहिए होता है, आपकी अर्जेंसी को, आपकी जल्दबाजी को और आपके डर को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना। जल्दी में जब भी हम कोई फैसला लेते हैं, जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही होता है। तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता चलूँ कि जो मोस्टली जो लोग हैं ना वो किन रीजंस की के बेसिस पर कंप्रोमाइज होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन रीजंस मेंशन किए हुए हैं। सबसे जो पहला मोस्ट कॉमन रीजन है ना वो है वीक पासवर्ड्स। हम बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी पासवर्ड, वीक पासवर्ड यूज़ करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। आपने अपना नाम यूज़ कर लिया, लेट से अहमद 1 2 3, या किसी ने यूज़ कर लिया पाकिस्तान 1 2 3, या कराची 1 2 3, या इस्लामाबाद 1 2 3, इस तरह के नाम अपने नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ लगा दिया, या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर लिया। तो ये पासवर्ड्स नहीं है, ठीक है। ऐसे पासवर्ड यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी। और दूसरा मेन रीज़न क्या है? पासवर्ड्स को रीयूज़ करना, मतलब हर जगह पर सेम पासवर्ड यूज़ करना। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपका पासवर्ड लीक हो गया ना, तो आप ये सारे बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उस पे भी अटैकर इजीली जो है ना लॉग इन कर सकता है। तीसरा इसमें कौन सा रीज़न है जिसके बेसिस पर हम कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, वो है लिंक्स पर ब्लाइंडली क्लिक करना, बिना सेंडर चेक किए, बिना यूआरएल दे के हम लिंक पर क्लिक कर जाते हैं। और अननोन कॉलर्स पर हम ट्रस्ट कर बैठते हैं, जो कहते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, या हम एफआईए से बात कर रहे हैं, या हम नादरा से बात कर रहे हैं। आगे जाके हम डीपली इन चीज़ों को देखेंगे। फ्री की चीज़ें डाउनलोड करना, आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होती है ना उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम आदत यही होती है लोगों की, कि वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को परचेज नहीं करते, उनके क्रैक्स ढूंढ रहे होते हैं। क्रैक सॉफ्टवेयर ढूंढ लिया, गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर लिया, मोडेड एपीके मिल गया, ठीक है, फ्री में प्रीमियम एपीकेस वगैरह मिल रही है। तो हमें क्या ज़रूरत है चीज़ें जो है ना ख़रीदने की। और आगे जाके मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने करूँगा अच्छे से। अच्छा,
पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव काम करना, जैसे कि लॉग इन कर रहे हो आप अपने किसी बैंक अकाउंट के एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल फेलियर्स नहीं है, ये ह्यूमन फेलियर्स है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी 20% टेक्निकल है और 80% ह्यूमन बिहेवियर है। अच्छा, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, वो कॉमन अटैक्स जिनको यूज करते हुए हैकर्स आपको टारगेट करते हैं। क्योंकि ये एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशन है ना, तो जाहिर सी बात है मैं आपको बताऊंगा कि हैकर्स किन हथकंडों का या किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बेसिस पर जो है ना वो आपको टारगेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ना टेक्निक्स का पता नहीं होता और हम इजीली हैक हो जाते हैं। और हम एजुकेटेड तो हैं, हमारे पास डिग्रीज वगैरह भी है, लेकिन मसला ये है कि साइबर सिक्योरिटी का बेसिक नॉलेज भी ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता, इसलिए उनको बेसिक अटैक्स का आइडिया नहीं होता, तो वो जो है ना हैक हो जाते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे आप लोग वो ना करें। तो फिशिंग सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास, पहले नंबर पर फिशिंग। नाम से जाहिर जिस तरीके से हम मछली पकड़ते हैं, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है, हम सबको पता है। हैकर्स भी कुछ इसी तरीके से ही आपको किसी फेक चीज़ का लालच देते हैं और वो आपको जो है ना अपने जाल में फंसा लेते हैं। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ लाहौर का। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, यानी टेक्निकल अवेयर बंदा था। उसको एक ईमेल आती है कि यूबीएल बैंक की तरफ से, एचबीएल बैंक की तरफ से, ठीक है। उसका जो लोगो होता है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ईमेल की जो फॉर्मेट होती है वो भी काफ़ी प्रोफेशनल होती है, लैंग्वेज भी प्रोफेशनल यूज़ हुई होती है। तो ईमेल में लिखा होता है कि आपके अकाउंट पे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ डिटेक्ट हुई है, अगर 24 घंटों में आप वेरीफाई नहीं करोगे अपना अकाउंट तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब वो क्या करता है, वो उस लिंक पे क्लिक करता है, लॉग इन कर देता है। डेफिनेटली वो एक फिशिंग लिंक होता है, जो फिशिंग में जब आप किसी फेक पेज पे लॉग इन करते हो, सर्वर के बजाय आपके जो क्रीडेंशियल्स होते हैं वो अटैकर के पास जाते हैं, और वो जैसे लॉग इन करता है उसके अकाउंट में जितने भी पैसे वगैरह होते हैं वो हैकर इजीली निकाल लेता है। अब इसमें मसला क्या था, तो बेसिकली इशू इसमें यह था कि इस बंदे के पास जो ईमेल आई थी वो एचबीएल की तरफ से थी ही नहीं, वो एक परफेक्ट कॉपी थी जिसे हम फिशिंग कहते हैं, ठीक है। अब समझो फिशिंग काम कैसे करती है। अटैकर एक फेक वेबसाइट बनाता है जो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसे लगती है, यूआरएल में थोड़ा सा फर्क कर देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखो ना, hbl.com.pk और hbl.com.pk कितना रियलिस्टिक है ना। लेकिन इशू पता है इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखो ना hbl में यहाँ पर जो है ना लोअर केसेस में एल लिखा हुआ है, और यहाँ पर एल के बजाय कैपिटल आई का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से यूआरएल्स को मैनिपुलेट करते हैं हैकर्स, ठीक है। अब ये हो गई, ठीक है, एक चीज ये हो गई। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती है फिशिंग की, टाइप्स ऑफ फिशिंग, ठीक है। इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। इसमें पहले नंबर पर आती है ईमेल फिशिंग, जाहिर सी बात है, जिसमें फेक जिसमें फेक बैंक्स अलर्ट्स, फेक जॉब ऑफर्स, फेक प्राइस नोटिफिकेशन आपके पास आते रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्मिशिंग आता है। इसमें क्या है, यानी कि एसएमएस के थ्रू, जिसमें मैसेज आप आता है आपके पास कि मुबारक हो, लकी ड्रा में जो है ना आप इतना इनाम जीत गए हो, या इतना तोले आपका सोना निकल आया है, या जीतो पाकिस्तान की तरफ से ये निकल आया वो निकल आया। आप लोग सबके पास आते रहते हैं इस तरह के मैसेज, मतलब हम में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये चीज़ें जो है ना फेस वो नहीं की होगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर को हम आखिर में लेंगे इंशाल्लाह, उसके लिए अलग से हम टाइम रखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है विशिंग, यानी इसमें क्या होता है, वॉइस फिशिंग होती है, जिसमें आपके पास बाकायदा कॉल आती है कि मैं मोबलिंग हेल्पलाइन से बात कर रहा हूँ, या बैंक से बात कर रहा हूँ, या नादरा से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के आपके पास कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। आखिर में इसमें एक आ जाता है स्पेयर फिशिंग, ये एक एडवांस टाइप है और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा अटेंशन पे करें यहाँ पर। तो अटैकर पहले आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, कहाँ से, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से, आपकी फेसबुक से, आपके सोशल मीडिया से। फिर आप के लिए एक पर्सनलाइज्ड अटैक बनाता है, जिसमें आपका वो नाम यूज़ करता है, अगर आपकी कोई कंपनी वगैरह है उसका नाम यूज़ करता है, ताकि सब असली लगे। तो फिशिंग में हमेशा 3 एलिमेंट जो है ना वो होते हैं, इनको आप याद रखो। कौन से 3 एलिमेंट्स यहाँ पर यूज होते हैं, पहले नंबर पर अर्जेंसी। वो आपसे कहेगा कि
जैसे भी करो, टाइम खत्म हो रहा है अभी करो, ठीक है। तो अर्जेंसी का फैक्टर आ जाता है इसमें। दूसरा फैक्टर इसमें कौन सा इन्वॉल्व है जब भी फिशिंग अटैक होता है आप पर? तो फेयर, खौफ। वो किस तरह का खौफ होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, आपकी सिम सस्पेंड हो रही है, या एफआईए की तरफ से आपके पास कोई नोटिस वगैरह आ गया है, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर आ जाती है अथॉरिटी। वो कोई ट्रस्टेड नेम यूज़ करता है कि हम गवर्नमेंट से हैं या मैं गवर्नमेंट से हूँ, या कोई बैंक वगैरह का नाम वो यूज़ करता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? अब यूआरएल को आपने केयरफुली देखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखना है, एक्स्ट्रा वर्डिंग, एक्स्ट्रा डॉट्स को देखना है। कोई भी चीज़ अगर आपको पैनिक कर रही है तो आप स्लो डाउन हो जाओ। ये ऑलमोस्ट ऑलवेज स्कैम है, ठीक है। तो ग्रामर को चेक करो, ग्रामर और लैंग्वेज ऑड लगे तो रेड फ्लैग है ये भी। कोई भी लिंक पे क्लिक करने के बजाय बेहतर तो यही होगा कि आप डायरेक्टली ब्राउज़र में जाए और उस वेबसाइट का नाम मैनुअली टाइप करें, और वहाँ से आपको जो भी काम है आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाएगा एक गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या है? अगर मैसेज या ईमेल आपको अनकंफर्टेबल या पैनिक फील करवा रहा है तो वो डिलिबरेटली किया गया है, वही साइन है। रुक जाओ वहीं पर और थोड़ा सा उस पर गौर व फिक्र करो। अच्छा, अब हम आते हैं सोशल इंजीनियरिंग की तरफ। तो हाँ, सोशल इंजीनियरिंग की तरफ अब मैं आता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है। और हैकर्स की ये एक फेवरेट टेक्निक है जिसके थ्रू जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैक हो जाते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग में ये फ़र्क है कि फिशिंग में एक फेक चीज़ बनाई जाती है, लाइक कोई वेबसाइट वगैरह, ठीक है। आपको लिंक भिजवा दिया जाता है कि यहाँ पर आप लॉगिन वगैरह कर लो, आपको लालच दी जाती है। जबकि सोशल इंजीनियरिंग में सीधा आपके साथ मैनिपुलेशन की जाती है। वो कैसे, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आपके पास कॉल आती है कि हेलो सर, मैं जिस कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपकी सिम अपग्रेड हो रही है 3G से 4G पे, एक ओटीपी आपके नंबर पर आएगा, वो मुझे शेयर करें ताकि हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। और आप ओटीपी जैसे ही दे दोगे, 10 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि वो तो आपका जो व्हाट्सएप है ना, वो किसी दूसरे डिवाइस पर लॉग्ड इन हो गया है। अब आपके व्हाट्सएप से जो अटैकर है वो आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह को मैसेजेस भेज रहा है, उनसे पैसे मांग रहा है, या कोई गैम्बलिंग की वेबसाइट प्रमोट कर रहा है, या कुछ भी, ठीक है। एक और इंसिडेंट मैं आपको सुनाता चलूँ, कराची का है, 2024 में, 2 साल पहले की बात है। एक स्कूल टीचर को कॉल आई कि कॉलर ने कहा कि मैं नादरा ऑफिस से बात कर रहा हूँ, और कॉल ऑफिसर कह रहा था कि आईडी वेरिफिकेशन आपकी फ़ेल हो गई है, तो वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपके पास एक कोड आएगा, काइंडली वो जो कोड है वो आप हमें प्रोवाइड कर दें ताकि हम आपकी आईडी की वेरिफिकेशन करवा दें, आईडी कार्ड की, CNIC, ठीक है। तो टीचर ने ट्रस्ट कर दिया और कोड दे दिया। बाद में उसको पता चला कि उसके बैंक अकाउंट से जो है ना वो पैसे निकाल लिए गए हैं। तो अब ओटीपी जो है ना, ओटीपी सिर्फ आपके लिए होता है, ना ही कभी आपसे बैंक ओटीपी मांगेगा, ना ही कोई गवर्नमेंट का इदारा आपसे मांगेगा, ना ही कोई कंपनी आपसे मांगेगी। और दोस्तों को भी चाहिए कि वो भी आपसे ओटीपी ना ही मांगे तो बेहतर है, क्योंकि जो ओटीपी होता है ना, आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। सिंपल रूल रख लो, ओटीपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, कोई भी कॉल करे, कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो। हाँ, अगर कोई आपका भाई वगैरह, आप उस पर ट्रस्ट करते हो अकाउंट लॉगिन करवाने के लिए, आपको पता है कि ये ओटीपी वगैरह किस लिए है, वो तो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन याद रखो, गोल्डन रूल है, ओटीपी सिर्फ और सिर्फ आपका है। कोई भी आपसे ओटीपी ना मांगे, ना ही आपने किसी को ओटीपी प्रोवाइड करना है। ओटीपी शेयर करने का मतलब सिंपल है कि आप उसको एक्सेस दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। अब ओटीपी का मतलब क्या है, ज़्यादातर लोगों को अगर पता नहीं है, तो वन टाइम पासवर्ड हमारे पास होता है। बेसिकली जब कोई लाइक आपके फेसबुक पर या आपके ईमेल पर, अगर लेट से आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो ब्रीच हो गया है, किसी डेटा ब्रीच में, या अटैकर के हाथ लग गया है, अब वो कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करवा रहा है लेट से आपके बैंक अकाउंट से, ओटीपी तो ज़रूर आएगा ना आपके नंबर वगैरह पर। तो वो ओटीपी जब आप शेयर करते हो, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप उसको एक्सेस दे रहे हो। फेसबुक और ईमेल के केसेस में भी ऐसे ही होता है, ओटीपी आते हैं हमारे पास। आई होप सो कि सोशल इंजीनियरिंग जो है वो भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं पासवर्ड अटैक्स की तरफ।
ओके, क्विक क्वेश्चन। आप में से कितने लोग हैं जो कुछ इस टाइप के पासवर्ड यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6, या पासवर्ड में अपना नाम, या डेट ऑफ बर्थ, या लेट से कोई लाहौर से है तो लाहौर 1 2 3 यूज़ कर रहा है। तो हाँ, यूज़ करते रहते हैं। यार सीरियसली, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पासवर्ड है ना, और जो डेटा ब्रीचेस में भी आए हुए हैं, वो यही पासवर्ड है। और लिटरली ये कोई पासवर्ड्स नहीं होते, ठीक है। इन पासवर्ड्स को तो कुछ सेकंड्स लगते हैं हैकर्स को इनको क्रैक करने में, ठीक है। वो किस तरीके से क्रैक करते हैं, मैं आपको कुछ टेक्निक्स सिर्फ यहाँ पर बता देता हूँ। 3 टेक्निक्स मेनली। पहले नंबर पर है ब्रूट फोर्स अटैक्स। अब ये क्या होते हैं, मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते होंगे और कुछ सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए आए हुए हैं। और हमारा मकसद भी यही है इस सेशन का, कि हम आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर सके कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कंप्यूटर साइंस वगैरह से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तब भी आप में ये एबिलिटी हो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको और उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सको जो आपके चाहने वाले हैं। इसलिए आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग एब्सेंट है या आपकी फैमिलीज में जो भी लोग हैं, अगर आप चाहते हो कि वो कल को हैक ना हो, तो 50 मिनट का 1 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर होगा, उसके साथ आप ये लिंक ज़रूर शेयर कर देना, ताकि फ्यूचर में कुछ भी ऐसे ना खुशगवार वाक़यात ना हो। तो खैर, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। ब्रूट फोर्स अटैक में ऑटोमेटेड टूल्स हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। और जो इसमें सिंपल पासवर्ड्स होते हैं ना, वो कुछ सेकंड्स के अंदर क्रैक हो जाते हैं, लाइक मैंने पर्सनली खुद किए हुआ है। और दूसरा नंबर पर डिक्शनरी अटैक्स आ जाते हैं। मेन कॉमन वर्ड्स, ठीक है, कॉमन वर्ड्स, कॉमन फ्रेजेस या कॉमन पैटर्न्स की एक लिस्ट होती है, और टूल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली इसको ट्राई करवाया जाता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए। और इजीली आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा अगर पासवर्ड इजी है। तीसरे नंबर पर आ जाता है क्रीडेंशियल स्टफिंग। ये सबसे डेंजरस है। किसी भी वेबसाइट का डेटा ब्रीच हो, लाइक कैपकट की मिसाल ले लो। कैपकट का एक बार डेटा ब्रीच हुआ था, और उसमें मेरा यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड भी जो है ना लीक हो गया था, सीधी सी बात है। किसी भी वेबसाइट का अगर डेटा ब्रीच होता है, उसमें यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स वगैरह जो है वो लीक हो जाते हैं। और अटैकर्स क्या करते हैं, वही कम्बिनेशन ऑटोमेटिकली दूसरी वेबसाइट्स पर भी ट्राई करते हैं। लाइक अगर सेम पासवर्ड है आपका, आपने पासवर्ड रीयूज़ कर रहे हो, आपकी जीमेल पे भी ट्राई करेगा, आपके बैंक पे भी ट्राई करेगा, और हर एक चीज़ पर ट्राई करेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, छोटा सा जल्दी में। तो ये एक वेबसाइट है, हैव आई बीन पॉन्ड, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि क्या कभी आपका आप अपना ईमेल यहाँ पर लगा सकते हो और देख सकते हो कि क्या मेरा जो अकाउंट है वो किसी डेटा ब्रीच में तो आया नहीं है, वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, कभी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ है। क्योंकि आए रोज़ हम सुनते रहते हैं ना कि इतने पासवर्ड्स, हैकर्स ने वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया फेसबुक वगैरह में, और इतने मिलियंस ऑफ यूज़र का डेटा वगैरह जो है ना वो आ गया। यहाँ पर मैं एक ईमेल लगा लेता हूँ। मैं एक ईमेल लगा रहा हूँ यहाँ पर, और जब मैं चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप चेक करो, वन डेटा ब्रीच। तो 2024 में, ठीक है, कैपकट का डेटा ब्रीच हुआ था, और उसमें ही जो है ना मेरा जो ईमेल है, आईपी एड्रेस है, नाम वगैरह है, पासवर्ड है, वो सारे के सारे आ गए थे फरवरी 2024 में। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आप बोर भी ना हो और हमारा जो लेक्चर है वो भी अच्छे से चले। बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो मैं आपको ज़रूर इन सारी चीज़ों की दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्रीडेंशियल स्टफिंग। अब हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है, हमें स्ट्रांग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कैसे पासवर्ड? पासवर्ड जो है ना, बेसिकली 12 करेक्टर्स प्लस होना चाहिए, उसमें लोअर और अपर केसेस का यूज़ हो, नंबर्स का यूज़ हो, सैम्बल्स का यूज़ हो। अपना नाम, अपना एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ वगैरह यूज़ मत करो, ये पासवर्ड्स नहीं होते। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग पासवर्ड यूज़ करो। यहाँ पर मैंने ये पासवर्ड आप देख रहे हो, मैंने एज एन एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है। ये होता है एक स्ट्रांग पासवर्ड, और इसको क्रैक करने के लिए हैकर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या हो सकता है अगर आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो वो क्रैक ना भी कर पाए। इसमें हमारे पास एक टूल आता है बिट वार्डन नाम का। और
उस टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये एक पासवर्ड मैनेजर होता है जो आपके पासवर्ड्स को मैनेज करके देगा, ताकि आप पासवर्ड को रीयूज ना करो, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आप अलग अलग पासवर्ड जो है ना वो रखो। अब हम आते हैं मालवेयर्स एंड फेक एप्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कोई भी मिस ना करे। मालवेयर एंड फेक एप्स, यही वो चीज़ है जिसके बेसिस पर जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंप्रोमाइज हो जाते हैं, हम अपना एक्सेस दे देते हैं हैकर को। ठीक है, अब मालवेयर क्या होता है? मालवेयर यानी मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो आपके डिवाइस पर साइलेंटली काम करता हो बिना आपको पता चले। आपका डेटा बैकएंड पे चुरा रहा होता है, आपके माइक्रोफोन के थ्रू आपको सुन रहा होता है, आपके स्क्रीनशॉट्स ले रहा होता है, इवन दो लाइव आपको मॉनिटर कर रहा होता है। और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में टू बी ऑनेस्ट पर्सनली यूज़ भी कर चुका हूँ। रेट्स हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ, प्रीमियम भी होते हैं, कुछ ओपन सोर्स भी होते हैं। प्रीमियम काफ़ी पावरफुल टूल्स हमारे पास आते हैं। अगर उस मालवेयर को आप किसी एंड्रॉयड में या किसी के लैपटॉप में, विंडोज़ वगैरह, ठीक है, इसमें अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो, रियल टाइम पे आप उसके पूरे के पूरे डिवाइस का एक्सेस ले लेते हो। उसके कैमरा के थ्रू आप डायरेक्टली उसको देख सकते हो, उसके माइक्रोफोन का एक्सेस, ब्राउज़र में जो स्टोर पासवर्ड्स होते हैं, आप उसके स्क्रीन को लाइव देख रहे होते हो। लाइक जितनी अथॉरिटी उस बंदे के पास होती है ना, उतनी अथॉरिटी आपके पास भी होती है वो मालवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसके डिवाइस पर। ठीक है, और इसमें जो है ना हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, मोड एपीकेस, जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है गेमर्स भी हो, ठीक है, कुछ एडिटर्स होते हैं। तो मोड एपीकेस, इसमें से आप क्या करते हो, आप को फ्री की ऐप, पेड, आपको एक, आपके पास एक पेड एप्लीकेशन है जो आपको चाहिए, लेकिन आपने पैसे भी तो नहीं देने हैं ना। हम टिपिकली यही तो करते हैं कि हमें पेड चीज़ चाहिए होती है और हम पैसे भी आगे नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम उसका क्रैक ढूंढते हैं, हम उसका मोड ढूंढते हैं। लाइक हमें नेटफ्लिक्स का प्रीमियम चाहिए, जस्ट मैं मिसाल दे रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देखना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो या आपको कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, लेट से फिल्मोरा आपको चाहिए, या आपको कैपकट का प्रो वर्जन चाहिए, आपने एडिटिंग करनी है इंस्टाग्राम के लिए, रील एडिट करनी है, लेकिन पैसे नहीं देने कैपकट वालों को, तो आप क्या करोगे, आप उसका मोड ढूंढोगे ना, उसका क्रैक वर्जन ढूंढोगे। तो जैसे ही आप उसको ढूंढ लोगे और उसको अपने मशीन के ऊपर, अपनी डिवाइस पर इंस्टॉल कर लोगे, सीधी सी बात है, आप खुद ही हैकर को एक्सेस दे रहे हो। लाइक लिटरली आप सोचो, एक मालवेयर एनालिस्ट, एक रिवर्स इंजीनियर जो इतनी मेहनत से एक एप्लीकेशन क्रैक करता है, गूगल पर हास्ट करता है, उसको क्या ज़रूरत है, उसको भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आप उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हो अपने पूरे के पूरे डिवाइस का एक्सेस दे के भाई आप मुझे ऐप दे दो और ये मेरे डिवाइस का एक्सेस आप ले लो। तो यही वजह होती है मेनली, जिसकी वजह से जो है ना पासवर्ड ब्रीचेस में अक्सर हमारे जो है ना हम सब के डिवाइसेस और डेटा वगैरह लीक हुआ पड़ा होता है। व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे इस तरह के एपीकेज हमारे पास फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो कभी भी व्हाट्सएप पे कोई एपीके वगैरह भेजे ना, कभी भी इंस्टॉल ना करना। फेक एप्स काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रही होती है, ठीक है, जिसका नाम भी बिल्कुल लेजिटिमेट ऐप की तरह होता है, उसका काम भी, और उस में सारी चीज़ें, आइकन्स वगैरह भी, लेकिन अंदर मालवेयर इंजेक्ट किया हुआ होता है। तो रियल केस में आपको एक बताता हूँ, फ्री नेटफ्लिक्स नाम का एक एपीके था, पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफ़ी सर्कुलेट कर रहा था। तो जो भी इंस्टॉल कर रहा था ना, हो क्या रहा था बैकएंड पर, व्हाट्सएप, ओ उसका जो व्हाट्सएप था ना, जो भी यूज़र उसको इंस्टॉल करता था, उसके व्हाट्सएप से उसके कॉन्टेक्ट्स पर ऑटोमेटिकली अटैकर जो थे ना, वो लाइक उसके स्टोर कर रहे थे अपने पास जो व्हाट्सएप। डेफिनेटली अब एक चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हो व्हाट्सएप से, आपके पास एक एपीके आती है, आपने इंस्टॉल कर ली, तो आपने खुद ही उसको एक्सेस दे दिया। तो होता क्या है, आपके कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली अटैकर्स अपने सर्वर पर स्टोर कर लेते हैं डेटा के फॉर्म में। और आजकल जंग भी सारी की सारी डेटा की ही चल रही होती है, इवन तो एआईस को भी डेटा के ऊपर ही ट्रेन किया जा रहा है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा वही इतना अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे एपीकेस को जो व्हाट्सएप वगैरह पर प्रमोट होते हैं, इनको स्पाईवेयर्स कहा जाता है। अच्छा, सिंपल रूल मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ ऑफिशियल स्टोर लाइक गूगल प्ले स्टोर हो गया, ऐप स्टोर हो गया, इनसे ही आपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है। ठीक है, और इसके अलावा कहीं से भी आप जो है ना एपीकेस को डाउनलोड मत करो, चाहे कितना भी ट्रस्टवर्थी सोर्स क्यों ना लगे आपको। ठीक है, और एप्स की प्रॉपर परमिशन चेक करो। फॉर एग्जांपल एक टॉर्च ऐप है, टॉर्च, ठीक है, बिजली,
ठीक है। तो एक टॉर्च ऐप है, आप जब उसकी परमिशंस में जाते हो आप देखते हो कि ये तो कैमरा का एक्सेस लिए बैठा है, और इसके साथ साथ कांटेक्ट का और माइक्रोफोन का एक्सेस लेके बैठा हुआ है। अब इस टॉर्च ऐप को जो है ना, कैमरे की क्या ज़रूरत है, मेरे कंटेक्ट्स की क्या ज़रूरत है जो इसको परमिशन चाहिए। तो इस तरह के जो वेयर्ड परमिशंस होती है ना, जो भी ऐप आपसे इस तरह की वेयर्ड परमिशन मांगे, हालांकि उसके साथ उसका कोई काम नहीं होता, बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना। तो ये हमारे कुछ रूल्स हो गए जो मैंने आपको बताए। अभी जो है ना वो है पब्लिक वाईफाई। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस टॉपिक को भी हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, पब्लिक वाईफाई मेन इन द मिडल अटैक हैकर्स परफॉर्म करते हैं यूजिंग पब्लिक वाईफाई। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्री वाईफाई मॉल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कैफेज में, एयरपोर्ट्स में, सब जगह पर यूज़ होती है कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, आगे कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट है ये काफ़ी। तो लेकिन ये भी जान लो कि इससे अटैकर्स मेन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करते हैं, यानी अटैकर उस सेम नेटवर्क पर कनेक्ट हो जाता है। जब भी आप कोई लॉगिन करोगे, कोई ईमेल भेजोगे, किसी बैंक ऐप में लॉगिन करोगे या सोशल मीडिया पे लॉगिन करोगे, ठीक है, वो बीच में बैठकर आपकी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। टूल्स हमारे पास लाइक वायर शार्क वगैरह आते हैं। तो पैकेट्स अगर उसने इंटरसेप्ट कर लिया आपके यूजर नेम पासवर्ड्स, वहां से वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो चुरा सकता है। लेकिन बात यह है कि इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आजकल की एप्लीकेशंस HTTPS यूज़ कर रही है, ठीक है, जो कि इनक्रिप्ट कर लेती है पैकेट्स को, डेटा को। ठीक है, तो इतना भी इजी नहीं होता। अगर कोई बहुत नेक्स्ट लेवल का रिवर्स इंजीनियर है तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसको क्रैक वगैरह कर ले। तो अच्छा, हम अब इसमें मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट क्या है पब्लिक वाईफाई पे, कभी भी आपने क्या नहीं करना, अपनी जो आपकी बैंक्स हो गई, आपके ईमेल्स लॉगिन्स हो गए बैंक्स में, ईमेल्स पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी भी आपने लॉगिन नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अपने VPN को ज़रूर वो किया करो, कनेक्ट किया करो, VPN यूज़ करके ही आप लॉगिन वगैरह करो। और ऐसे VPNs हमारे पास आते रहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ प्रोटॉन VPN की। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, मेरा प्रीमियम प्रोटॉन VPN कनेक्टेड है। अभी फ़िलहाल मैं कराची लोकेशन मैंने सेट की हुई है, हालांकि मैं कराची से नहीं हूँ। यहाँ पर आप मेरी IP वगैरह भी देख सकते हो, सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि VPNs वगैरह हमेशा यूज़ करो। वो आपके ट्रैफिक वगैरह को इनक्रिप्ट कर लेते हैं और पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि, और हमेशा कभी भी ऐसी वेबसाइट को तो बिल्कुल ही लॉग इन ना करना, हाथ भी ना लगाओ ऐसी वेबसाइट को जो आज के दौर में भी HTTP यूज़ कर रही है HTTPS के बजाय। मिसाल के तौर पर ये वेबसाइट आप देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप लेके जाओगे ना अपना कर्सर, तो सिक्योर कनेक्शन इज सिक्योर, इट मीन्स कि ये HTTPS यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिक्योर होती है। अगर आपको यहाँ पर अनसिक्योर लगे, कुछ रेड टाइप का दिखे अनसिक्योर, बिल्कुल भी लॉगिन वगैरह मत करना। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और मैं ना आप लोगों को एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी काली मशीन में लॉगिन करता हूँ। मैं आपको फिशिंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना हैकर्स आपको टारगेट करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो फिशिंग अटैक जो है ना वो हम अब परफॉर्म करेंगे। मैं रूट टूल्स के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक टूल है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे पास। अब मैं अगर गिटहब पे जाऊँगा, इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा, टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हमारा काम नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा हमारा। मैं आपको डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन करवा देता हूँ कि किस तरीके से हैकर्स जो है वो फेक लिंक्स, फिशिंग लिंक्स दे के ना आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। यहाँ पर मैं टूल को रन कर लेता हूँ जल्दी से। हम क्या करते हैं, देखो ना, फिशिंग, आप कहोगे कि ये तो सर कोई बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं, बने बनाए टूल्स आते हैं, और क्लाउड AI जैसी टेक्नोलॉजीज के बाद तो हर चीज़ आसान हो गई है। आपको अगर कोडिंग नहीं आती आप चीज़ बना सकते हो। हैकर्स के लिए तो और भी इजी हो गया है। वो काम जो कभी वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ज़्यादातर कोडिंग नहीं आती, मतलब मैं नूब वगैरह स्क्रिप्ट किडीज की बात कर रहा हूँ, अच्छे हैकर्स की नहीं, उनको डेफिनेटली कोडिंग आती है। अच्छा, खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो, फेसबुक, ट्विटर और काफ़ी सारी चीज़ें, याहू, वर्ल्ड प्रेस, गिटहब, एडोब और
पेपाल वगैरह, नेटफ्लिक्स, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सबको आप टारगेट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक को यहाँ पर टारगेट करूँगा। और फेसबुक मुझे ट्रेडिशनल लॉगिन पेज को टारगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 01 के साथ रिप्लाई दे देता हूँ, पॉट सेलेक्ट पॉट सर्विस। अच्छा, मैं जो है ना क्लाउड फेयर का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी लोकल मशीन पे नहीं करवाना। मैंने ना लाइक मैंने क्या करना है यहाँ पर, मैंने आप लोगों को भी दिखाना है। तो मैं 02 पे क्लिक कर देता हूँ और मैं वाई के साथ जो है ना एन के साथ रिप्लाई दे देता हूँ इसको। ये लिंक जनरेट करके दे देगा। माजरत, टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रही है इसके बाद जो है ना असली चीज़ स्टार्ट होगी। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखो ना, मेरे पास लिंक जनरेट हो गया है। अब ये वो फिशिंग लिंक है जिसके थ्रू हैकर जो है ना वो आपको टारगेट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। एक तो हम फेसबुक आईडी जो है ना फिशिंग के थ्रू हैक करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन ये कि अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस भी किसी के हाथ लग जाए ना, आपकी जियो लोकेशन को वो ट्रैक कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, ये लिंक है, मैं चैट में भी दे देता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। किधर गई चैट, हाँ, मैसेजेस काफ़ी सारे आए हुए हैं। तो मैं यहाँ चैट में भी मैंने दे दिया है, कोई भी बंदा इस पे क्लिक करके चेक कर ले। देखो, एक बंदे ने काफ़ी जल्दी क्लिक कर लिया और इसकी आईपी वगैरह भी आ गई, दूसरे की भी आ गई। अब कोई बंदा यहाँ पर कोई फेक डिटेल डाल दे, कोई फेक यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल दो, बल्कि मैं पहले खुद देखूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उल्टी पुल्टी चीज़ यूज़र ने पासवर्ड लगा दे तो लाइव पे मैं ये नहीं देखना चाहता फिलहाल। एक सेकेंड, काफी सारे लोग क्लिक कर रहे हैं इस पे बाय द वे। अच्छा, हाँ, अब देखो ना, अब देखो, एक सेकेंड दो मुझे। ये मेरे पास एक बंदे का वो आया हुआ है अकाउंट, आई होप सो, मैं दिखा रहा हूँ, आई होप सो आपका ओरिजिनल यूजर नेम पासवर्ड ना हो, फेक हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉग इन फाउंड। ये कोई अली नाम का भाई है, ही शट आउट टू अली। ठीक है, तो ये पासवर्ड यूज़ कर रहा है, इतने इजी तरीके से हमारे पास ये सब कुछ आ गया। वो जो लिंक मैंने कॉपी किया था ना, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैं प्राइवेट टैब ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। मैं लॉगिन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे स्टोर पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, मैं अभी फिलहाल रिवील नहीं करना चाहता। देखो कितना लेजिटिमेट लग रहा है। इवन तो इस लिंक को भी आप मजीद मैनिपुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब बात यह है ना कि एक तो हो गया ये, इसके थ्रू अटैकर जो है ना 2 मिनट लगेंगे, सीधी सी बात है, आपको हैक करने के लिए, और यहाँ से वो लॉगिन कर लेगा। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों की आईपी एड्रेसेस भी मेरे पास आई हुई है। मैं चाहता ना तो मैं यहाँ से किसी की भी आईपी एड्रेस उठा के आपकी जियो लोकेशन अभी 2 सेकंड के अंदर आपको दिखा दूँ, लेकिन मसला यह है कि मैं आपकी जियो लोकेशन अभी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को टारगेट करूँगा, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना ही जो आईपी एड्रेस है मेरा, डेफिनेटली मेरा वीपीएन कनेक्टेड है। मैं किसी और पे जाता हूँ, देखता हूँ जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पर ये मेरा आईपी एड्रेस मुझे दिखा रहा है। मैं कंफर्म कर लूँ, बिल्कुल, ये देखो ना, मेरे वीपीएन का मेरी वीपीएन की लोकेशन है। ठीक है, ये मेरे वीपीएन की लोकेशन है, कराची से इस टाइम। तो यही मेरी आईपी एड्रेस है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गई है। अब मेरे पास एक टूल है यहाँ पर, ये पेड है, मैं किसी फिलहाल इस टूल की प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी पावरफुल चीज़ है ये। मेरे पास एक टूल है, प्लेटफॉर्म है ये सेंड लीक का, इसको मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी बग बाउंटी वगैरह में भी यूज़ करता हूँ। मुझे काफ़ी सारे हाला फेम भी मिले हुए हैं इसके थ्रू, लोगों ने हंटिंग भी की हुई है, रियल बग्स को भी मैंने फाइंड आउट किया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लाइक रंच वगैरह पे, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे मैं हंट कर चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ इसकी पावर दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं जिसमें ना हम क्या कर सकते हैं, हम किसी के ईमेल एड्रेस के थ्रू उसको हंट डाउन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर उसका डेटा लीक हुआ है, किसी वेबसाइट के यूजर नेम पासवर्ड्स तक को निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस आईपी की इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। ये आईपी है, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। बाय द वे, $100 इसकी सब्सक्रिप्शन है। अगेन, टूल में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि गूगल से अगर नॉर्मली आप किसी भी आईपी को की लोकेशन चेक करने की कोशिश करोगे ना, वो आपको एक रैंडम लोकेशन दे देगा कि भाई ये बंदा इस्लामाबाद से है, कराची से है, हालांकि वो बिल्कुल भी जियो लोकेशन नहीं होती। और ये आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन देगा। यहाँ पर ये आपको कोऑर्डिनेट्स भी देगा, ये देखो, कंट्री,
ठीक है, सिंध से है, कराची वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, कोऑर्डिनेट्स ये मुझे दे रहा है। इन कोऑर्डिनेट्स को आप कॉपी कर सकते हो और गूगल पे जा सकते हो। लाइक हमारे पास जो गूगल मैप है, गूगल मैप, आई विश मैं अपनी रियल लोकेशन आप लोगों को दिखा पाता, लेकिन खैर फिलहाल उसको साइड पे रखते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, यहाँ से मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लेता हूँ और गूगल मैप में मैं इसको लगा लेता हूँ। मैंने कुछ ओसेंट वगैरह किया था इससे पहले भी कुछ और वेबसाइट्स पर, खैर मैं यहाँ पर ये लगा लेता हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लगा देता हूँ। तो ये देखो ना, ये मुझे एग्जैक्ट जो है ना लोकेशंस वगैरह दिखा रहा है। कराची पाकिस्तान से ये बंदा जो है ना यहाँ पर है, जो कि मेरी लोकेशन दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से नहीं हूँ, मेरा वीपीएन कनेक्ट है, मैं अपनी जो है ना फिलहाल अपनी आईपी वगैरह रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हैकर जो है ना आपको, भाई बहुत सारे तरीके हैं, आपको वो टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के पासवर्ड्स वगैरह आए होंगे, फिलहाल हम साइड पे लगा देते हैं इसको। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। डेमो तो मैंने आपको दिखा दिया, अब जो मेन पॉइंट है वो क्या है। मेन पॉइंट ये है, सॉरी, फिशिंग में आपने एक चीज़, एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि गोफिश नाम के टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं। आपने यूआरएल को देखना है कि वो फेक यूआरएल तो नहीं है, ठीक है। विक्टिम जैसे ही इन लिंक्स पर लॉगिन करेगा अटैकर के सर्वर पर, जो है ना वो पासवर्ड्स वगैरह आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ टू स्टे सेफ। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही है, और मुझे आई डू केयर अबाउट योर सिक्योरिटी गाइज, दैट्स वाई पार्ट 5 में जो है ना हम अपने आप को सिक्योर करेंगे। कैसे करेंगे? हाउ टू स्टे सेफ। ठीक है, अब प्रोटेक्शन पर आते हैं। तो सारे के सारे प्रैक्टिकल एक्शनेबल हमारे पास स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप, स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड। हर अकाउंट का एक अलग पासवर्ड रखो, और 12 करेक्टर्स होना चाहिए मिनिमम आपका पासवर्ड। आपका पासवर्ड मिक्स होना चाहिए विथ एवरीथिंग। व्हाट डज इट मीन बाय एवरीथिंग? स्मॉल करेक्टर्स, लाइक स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, और इसके साथ साथ जो है ना आप लाइक उनका यूज़ करो जो हमारे पास बाकी साइंस वगैरह होते हैं। अपने पासवर्ड्स को, अपने पासवर्ड को जितना स्ट्रांग कर सकते हो उतना स्ट्रांग कर लो, बिल्कुल मिक्स होना चाहिए। और हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। अब आप कहोगे कि सर कैसे याद रखे इतने सारे पासवर्ड्स को? अगर हम एक स्ट्रांग पासवर्ड दे दें हमें, तो वो भी याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप पासवर्ड मैनेजर्स का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ छोटा सा। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोग पासवर्ड मैनेजर्स के बारे में थोड़ा सा सीख ले, चैट जीपीटी से या यूट्यूब वगैरह से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बता भी देता हूँ। पासवर्ड मैनेजर्स आपके पासवर्ड्स को मैनेज करते हैं। अगर हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आप अलग पासवर्ड यूज़ करोगे ना, तो आपके सारे पासवर्ड वो ही पासवर्ड मैनेजर मैनेज करेगा, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक मिसाल लगा दी है, बिट वार्डन पासवर्ड मैनेजर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओपन सोर्स, काफ़ी ट्रस्टेड है और फ्री है, पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है ना हाउ टू स्टे सेफ में, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ये क्या होती है? ये एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। अगर किसी ने आपका पासवर्ड ले भी लिया है, आपका पासवर्ड कहीं डेटा ब्रीच वगैरह में आ भी गया है, तो लॉग इन नहीं कर पाएगा आपके अकाउंट में, वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक कोड आएगा आपके ईमेल पे या फ़ोन नंबर पर, वो आपने एंटर करना होगा या वो अटैकर एंटर करेगा, तब जाके वो लॉग इन कर पाएगा। दैट इज़ वाई हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करो। व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट में जाओ, वहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है, एनेबल कर दो। जीमेल की सेटिंग्स में जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, और सेटिंग्स में जाकर टू स्टेप एनेबल कर दो। आपके जो बैंकिंग एप्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट खैर वो टू फैक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, फिर भी अगर आपने डिसेबल किया हुआ है ना अपनी आसानी के लिए, बहुत ही गलत काम किया हुआ है, फ़ौरन से इसको एनेबल कर दो। या बाय डिफ़ॉल्ट वो एनेबल आते हैं, तो किसी का अगर टू फैक्टर एनेबल नहीं है, एनेबल कर लो भाई। अच्छा, इंश्योर करो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आज ही घर जाके, बल्कि आप लोग घर से ही देख रहे हो, खैर। तो तीसरे नंबर पर आता है थिंक बिफोर यू क्लिक। कोई भी लिंक आए तो पहले तीन चीज़ों का ख्याल रखो, ठीक है। क्या यूआरएल क्या है? यूआरएल को चेक करो, स्पेलिंग्स देखो कहाँ से आया है, अननाउन सेंडर तो नहीं है,
और क्या अर्जेंट, ये इतना मतलब अर्जेंसी क्यों यूज़ कर रहा है ये बंदा, बार बार क्यों कह रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो, ये पैनिक क्यों क्रिएट कर रहा है, मुझे ये पैनिक क्यों क्रिएट कर रहा है ये मैसेज बेसिकली। तो इन चीज़ों का आप ख्याल करो, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी शक हो ना, क्लिक बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो ब्राउज़र में ही ऑफिशियल वेबसाइट खोलो, ओटीपी रूल। फोर्थ नंबर पर ओटीपी, किसी को भी आपने ओटीपी नहीं देना, कभी 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 भी किसी को ओटीपी मत देना, सीधी सी बात है, कोई भी रीजन क्यों ना हो, कोई भी क्लेम करे, कभी भी किसी को ओटीपी नहीं देना कि मैं बैंक से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, भाई ये बात याद रख लो, ओटीपी नहीं शेयर करना। और उसके बाद जो है ना वो है, अपडेट्स इग्नोर मत करो। देखो आपको मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी है, अब ना आप अगर हैकर नहीं हो, कम से कम आपको पता तो है कि हैकर्स किस तरीके से आपको टारगेट कर सकते हैं। मसला क्या है, मसला ये है कि आपका जो फ्रीवेयर है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके एंड्रॉयड में या आईओएस में, आपने उसको अपडेट ही नहीं किया हुआ है। आप आउटडेटेड एप्लीकेशंस ऐप्स ही यूज़ कर रहे हो। आप आपसे इतना नहीं होता कि आप ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में जाके अपने ऐप्स को अपडेट कर लो, अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो। तो जब भी अपडेट्स आते हैं ना, वो वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से ही अपडेट्स आते हैं, उन वल्नरेबिलिटीज़ को बाकायदा पेच किया जाता है, ठीक है। अगर आप आउटडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको कोई लिंक वगैरह ना भी आए ना, कोई आप हैकर बिल्कुल आपके साथ इंटरेक्ट भी नहीं करेगा और डायरेक्टली आपको हैक करेगा बिना आपसे इंटरेक्शन किए। ये जितना कुछ मैंने ऊपर पढ़ाया हुआ है ना, ये सब वेस्ट, उस इसमें से उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ऐसा एक्सप्लॉइट चलाएगा कि डायरेक्टली आपके फ़ोन का या आपके लैपटॉप का एक्सेस ले लेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा ही करते हैं, ये भी एक बड़ी बहुत बड़ा वो है, हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐप्स को और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट नहीं करते, तो उसके कंसिक्वेंसेस जो है ना, हमें अपने डेटा दे के और या बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया लेस इज़ मोर, क्या मतलब, अपने घर का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, आईडी की फ़ोटो, अपने ट्रेवल प्लान्स, ये सब अटैकर्स के लिए फ्री डेटा है। यार सीरियसली, अटैकर जो है ना, ये पब्लिकली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है ना, पहले वही गैदर करता है। हम जब भी लाइक बीइंग एन एथिकल हैकर, हम जब भी किसी टारगेट पर टेस्ट करते हैं ना, तो मैं अगर आपको हॉनेस्टली बताऊं, सबसे पहले हम रिकॉन करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है ना, उतना ही हमारे पास अटैक सरफेस बढ़ता है और हमारे लिए इजी हो जाता है उस टारगेट को हैक करने में। तो अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली दे रहे हो लोगों को, तो ये अटैकर के लिए एक फ्री मील है, एक फ्री आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर लेगा और आपके लिए पर्सनलाइज अटैक बना लेगा। और उससे क्या होगा, आप चांसेस है, ठीक है, कि आप को वो टारगेट कर ले और उसका जो अटैक वेक्टर है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेप नंबर 7, अननाउन एपीकेज, हार्ड नो, ठीक है, सॉरी। तो फ्री के चक्कर में जो है ना, डिजिटल वर्ल्ड में सबसे महंगा पड़ता है ये, कि हम अननाउन और फ्री एपीकेस के चक्कर में ना हम उसको इंस्टॉल कर बैठते हैं, और फिर जो होता है हम सबको पता है, ठीक है। तो हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो क्या करो, डाउनलोड किया करो, इंस्टॉल किया करो। आखिर में मैं एक आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ, ठीक है। सिर्फ 2024 में पाकिस्तान में एफआईए साइबर विंग ने 3,000 से ज़्यादा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रिसीव की थी, ठीक है, सिर्फ 2024 में। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स में 2 मिलियन से ज़्यादा रुपए का नुकसान लोगों का हुआ है। सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग के केस, स्टूडेंट्स के करियर, जो सोशल मीडिया पे ब्लैकमेलिंग वगैरह होती है, ठीक है, इसके थ्रू जो है ना स्टूडेंट्स के करियर बर्बाद हुए हैं। फैमिलीज की प्राइवेट फ़ोटोज़, प्राइवेट कन्वर्सेशंस को पब्लिकली लीक किया गया है। तो ये नंबर्स नहीं है, ये रियल लोग हैं, रियल फैमिलीज़ है, जो एक मोमेंट की गलती की वजह से सब कुछ खो देते हैं। और बदकिस्मती से रिकवरी हमेशा पॉसिबल नहीं होती, पैसा वापस नहीं आता, जो रिपूटेशन वगैरह होती है वो वापस नहीं आती, प्राइवेट कंटेंट जब लीक हो जाता है वो वापस नहीं आता। तो लेकिन प्रिजर्वेशन पॉसिबल है आज, अभी सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस से। तो आज को मैं आपको ना, आप यहाँ से 3 चीज़ें अपने साथ लेके चले जाएं, मैं आपको एक गिफ्ट देता चलूँ। ओटीपी किसी को भी नहीं देना, कभी नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या, हर अकाउंट का अलग अलग पासवर्ड आपने रखना है और स्ट्रांग पासवर्ड रखना है। और
तीसरा, कोई भी लिंक अगर आपके पास आता है ना, तो ज़रा रुक जाओ, उस पर डायरेक्टली क्लिक वगैरह मत किया करो। पहले देख लो अच्छे से कि क्या ये लेजिटिमेट है भी या नहीं। तो मेरा जो सेशन था वो फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त आप लोगों ने मुझे दिया। और अब हम क्वेश्चंस आंसर जो है ना, उसके लिए टाइम रख लेते हैं। अगर बीच में एडमिन वगैरह भाई कोई अगर लाइव है तो बीच में आ सकते हैं। मेरा सेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम रख लेते हैं, 10-20 मिनट रख लेते हैं, या जब तक मैं ऑनलाइन हूँ कोशिश करूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस करने की। अगर कुछ रह जाए तो एडमिन को क्वेरी कर देना, मैं कोशिश करूँगा ग्रुप में भी अपडेट्स देने की। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, आप लोगों ने उस ग्रुप में रहना है। हम मज़ीद अपडेट्स देते जाएंगे और आप लोगों के लिए इसी तरीके के सेशंस जो है ना वो भी हम लाएंगे ज़रूर। तो क्वेश्चंस अगर कोई भाई करना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 1, identify in Windows through Task Manager which file is malicious. What is the alternate get into the PC? What is operating system? What if operating system is cracked software? अच्छा, देखो बात ऐसी है ना, आपने सारा 3 सवाल आपने पूछे हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई इन विंडोज थ्रू टास्क मैनेजर विच फाइल इज मेलिशियस। इतना आसान नहीं होता। लाइक अगर मैं आपको टास्क मैनेजर दिखाऊं ना यहाँ से, परफॉर्मेंस, या हमारे पास स्टार्टअप एप्स हो गए, या लेट से डिटेल्स के अंदर जाए, तो हैकर जो होते हैं ना वो यहाँ पर किसी भी टास्क को टारगेट कर सकते हैं। प्रोसेस हैकर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है छोटा सा, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कौन सा जो यहाँ पर कोई टास्क वगैरह है अननाउन चल रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, वो क्यों चल रहा है। कोई अननाउन नाम का कुछ एप्लीकेशन वगैरह, बेस्ट यही है कि हम जो है ना अननाउन सॉफ्टवेयर्स वगैरह अपने लैपटॉप में या अपने पीसी वगैरह में इंस्टॉल ही ना करें। और ये काम वैसे भी मालवेयर एनालिस्ट का ही होता है कि वो मालवेयर्स को हंट डाउन करे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, के कौन सा सॉफ्टवेयर मेलिशियसली काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है। ये आपका एक सवाल हो गया। आपने दूसरा सवाल पूछा है व्हाट इज़ एन अल्टरनेटिव टू गेट इन टू पीसी। देखो मैं आपको अगर सच बात बताऊं ना, देर इज़ नो सच अ थिंग। अगर आप पेड की चीज़ें फ्री में डाउनलोड कर रहे हो ना, वो जितनी भी ट्रस्टेड वेबसाइट क्यों ना हो, आप अपना एक्सेस दे रहे हो। और हमें इन चीज़ों का आइडिया है, हमें पता है कि जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो किस तरीके से एप्लीकेशंस के अंदर अपने मेलिशियस कोड्स को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप उसको रन करते हो आप अपना एक्सेस दे देते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाए कि है बड़ी आई जस्ट हैक्ड यू। नो, ऐसे नहीं होता। आपके डेटा को बड़े बड़े मकासद में बाद में इस्तेमाल किया जाता है। आपके डिवाइसेस को ज़ूम्बी अटैक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, व्हाट इफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ करेक्ट सॉफ्टवेयर, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, आप विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट है वहाँ से आप ऑफिशियल जो विंडोज़ है वो डाउनलोड कर लो, और 1000-2000 पे की मिलती है ऑफिशियली, वहाँ से एक्टिवेट कर लो। इससे कोई भी आप क्रैक विंडो यूज़ नहीं करना, सीधी सी बात है। क्रैक विंडो यूज़ करोगे तो उसके कंसिक्वेंसेस आप खुद ही भुगतोगे। छोटे लोगों के साथ नॉर्मली वो कहता है कि मैं तो सेफ हूँ, अभी तक मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, बाद में हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसकी पिक्स एक हैकर ने टिकटॉक अकाउंट बनाकर लगाई थी, वो अकाउंट कैसे डिलीट करूँ? यार एफआईए पे केस कर दो उस बंदे के खिलाफ। अब मैं टिकटॉक जो है ना, मेरे पास एक्सेस नहीं, वरना मैं उसका अकाउंट आपको डिलीट करवा के दे देता। अच्छा, सवाल डिजिटल फुटप्रिंटिंग कैसे मिनिमाइज करें, ऑफ ग्रिड कैसे जाए। अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल मिनिमम रखो। पब्लिकली अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह को शेयर मत करो बिल्कुल भी। किसी अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी पिक्स, अपना एड्रेस वगैरह, इन सारी चीज़ों को जो है ना प्राइवेट ही रखो। ज़रूरत ही नहीं है फेक प्रोफाइल यूज़ करो सोशल मीडिया पे, या अगर रियल यूज़ कर भी रहे हो तो ज़्यादा डिटेल्स मत दो। अहमद भाई एक मिनट वेट कीजिएगा। काइंडली जिन्होंने जी, क्वेश्चन करने हैं वो हैंड रेस कर लें। आपका माइक ओके। ओपन कर दिया जाएगा तो आप लोग माइक पे आके क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो वो फिर
एड्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ बहुत ज़्यादा हो गया है टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ स्क्रॉल करते मैं तक गया हूँ। ठीक है, आप रहने दो, माइक पे पूछ लेते हैं। बाकी चैट में जिनके होंगे हम एक फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट कर देंगे। आप लोगों के जी अगर जी। क्वेश्चन हो तो आप लोग उसमें शेयर कर सकते हैं। जी सिस्टर वर्दा। वालेकुम मेरी अस्सलाम आवाज आ रही वरहमत। है? जी। अच्छा भाई, दो दो सवाल हैं। एक तो हम्म। ये कि हम जब आपने बताया ना कि जो पासवर्ड है वो हम थोड़ा इस तरह का जैसे वो आपने जी। दिखाया है, तो उस पासवर्ड को तो याद रखना बहुत मुश्किल काम है, तो मतलब रखा भी नहीं जा सकता ना उसको, फिर हम्म। अलग से लिख कर किसी डायरी वगैरह पर रखें, या मैं आप मतलब मैं बताता हूँ। आपको मैंने बताया था कि आप पासवर्ड मैनेजर यूज़ करो, आपको पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पासवर्ड मैनेजर का काम ही यही होता है कि वो आपको पासवर्ड मैनेज करके दे, हर एक अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड यूजिंग पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर के थ्रू ही आप उस प्लेटफॉर्म पे आप इजीली हाँ लॉग इन जी। कर पाओगे। अच्छा ठीक है, तो चले तो इसी इसी से ना रिलेटेड फिर दूसरा सवाल है कि अ, जो गूगल है, गूगल का पासवर्ड मैनेजर, तो मैं अगर पासवर्ड इस तरह का कोई लगाऊं भी ना, तो वो गूगल के पास ही होता है, और उसमें ये मेरा एक मतलब चीज है कि गूगल के जो ईमेल है उससे किसी भी अकाउंट में साइन इन हुआ हुआ है। यानी मैंने खुद से किसी फेसबुक का अलग अकाउंट नहीं बनाया है या इंस्टा का जी। अलग नहीं बनाया, उसी से सब में ना साइन इन करके, तो जो पासवर्ड है वो गूगल में सेव हुआ हुआ है उन सब के लिए एक तरह से। तो हम्म। ये चीज ठीक है या फिर हमें ईमेल भी अलग अलग जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, अगर कोई प्लेटफॉर्म आपसे कह रहा है कि आप गूगल के थ्रू या किसी भी दूसरे लिंक के थ्रू लॉग इन कर सकते हो डायरेक्टली, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक आप बैकएंड पे आपका पासवर्ड इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये एक बेस्ट अच्छा। ऑप्शन है, हाँ। रादर के आप उस पे, लेकिन खैर आजकल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपके पासवर्ड्स वगैरह लीक हो भी जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि डेटाबेस में आपके पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर होते हैं। आजकल तो साल्ट भी यूज़ होता है आपके पासवर्ड में, और पासवर्ड भी इंक्रिप्टेड होता है, साइफर टेक्स्ट भी उसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो पासवर्ड जो है ना वो काफ़ी इंक्रिप्टेड हो जाता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी होती है उसको क्रैक करने की, और ऐसा होता भी है। तो दैट इज़ वाई बेस्ट यही है कि गूगल के थ्रू अगर आप लॉगिन होते हो, आप लॉगिन हो सकते हो। लेकिन हम्म। अगर वो प्लेटफॉर्म ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि हमारा डेटा ब्रीच वगैरह हुआ है, तो बेस्ट ये है कि आप फ़ौरन से अपने पासवर्ड वगैरह जो है ना वो चेंज कर लो, क्योंकि डेटा ब्रीच में आपका पासवर्ड भी आया हुआ होगा। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। यानी फिर हम उस वाले से लॉग आउट कर दें? मैं समझा नहीं। यानी फेसबुक पे जैसे अभी पीछे आया था कि फेसबुक का डाटा जो है वो सारा हम्म। हो गया, तो वो फिर क्या करे बंदा मैं कि बताता उसका हूँ। पासवर्ड लॉग करे? इजी स्टेप ये है, आप सेटिंग्स में जाके अपना पासवर्ड रीसेट कर लो, चेंज कर लो, और जो भी रिसेंट सेशंस एक्टिवेट हुए होते हैं उन सबको रिमूव कर दो। इन केस अगर लेट से, बहुत रेयर होता है, अगर आपका अकाउंट किसी के पास लॉगिन है भी आपके पासवर्ड लीक हो जाने के बाद, तो जब आप पासवर्ड चेंज करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि सारे डिवाइसेस से आप अपना अकाउंट जो है ना सेशन टर्मिनेट करना चाहते हो, तो आप उसी टाइम अगर सेलेक्ट कर लोगे, एक फ्रेश सेशन आपको अलॉट कर दिया जाएगा एक न्यू पासवर्ड के साथ। तो ये एक बेस्ट और सेफ वे रहेगा। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो, जब भी डेटा ब्रीच होता है आप पासवर्ड चेंज कर लिया करो। चले ठीक है। और जैसे जैसे जिन्होंने ना गूगल से किया होता है उनको तो पासवर्ड मिलता ही नहीं है ना, ये बात भी तो एक है। मैं समझा नहीं अगेन। यानी जैसे मैंने गूगल से अगर फेसबुक पे किया था पहले लॉगिन, और फिर इंस्टा पे लॉगिन करने के लिए मैंने फेसबुक का अकाउंट यूज किया, तो हम्म। मेरे पास इंस्टाग्राम के अकाउंट का कोई पासवर्ड है ही नहीं। जी। टोकन्स के थ्रू आई थिंक बैकएंड पे ये सारा काम होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेशन क्रिएट करने के लिए पासवर्ड ज़रूर रिक्वायर्ड हो। तो इसमें जो है ना ऑथ कीज़ वगैरह यूज़ होती है, और उसके थ्रू ही जो है ना सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑलरेडी काफी हाँ। ज्यादा हैंड है। रिक्वेस्ट ये है कि एक बंदा एक ही सवाल चले पूछे। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है फिर। जी जी जी। ठीक है, शुक्रिया। वेलकम।
ये जे एक डॉट के नाम से कोई मेंबर है, इनको अनम्यूट कर दे। एक सवाल किया करे, जो भी भाई या बहन अ, आए तो दूसरों को भी मौका मिले। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दफ़ा बचपन में मैंने एक ईमेल बनाई, और उसके साथ उस ईमेल एड्रेस पे मैंने अपना नंबर भी डाल दिया, अपना नाम और मेरा नंबर, पूरा नंबर जो है, कॉन्टेक्ट नंबर, वो उसमें। जी। अब वो एक डाटा ब्रीच में भी आया है, ठीक है। हम्म। वो मैंने छोड़ तो दिया यूज करना, बट ये स्टिल एक बहुत बड़ी वनरेबिलिटी है कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ओरिजिनल उसमें है और मेरा नाम उसमें, तो इसको कैसे टैकल करूं मैं? तो जिस प्लेटफॉर्म पे आपका डेटा ब्रीच हुआ है, आप उनको ईमेल करके ट्राई कर सकते हो बाय द वे। और डेटा ब्रीचेस जब भी होते हैं तो साइबर क्रिमिनल्स ही करते हैं। और मल्टीपल जगह पर डेटा ब्रीचेस जो है ना, लाइक उनकी जो फाइल्स वगैरह होती है यूज़र्स के डेटा की, वो सर्कुलेट कर जाती है टेलीग्राम्स पर, डार्क वेब्स वगैरह पर, जगह जगह। आप बेस्ट यही कर सकते हो कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस डेटा ब्रीच के अंदर जो है ना मेरी डिटेल्स आई हुई है, काइंडली आप रिमूव वगैरह कर दो। पॉसिबिलिटी फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा कि आपका जो पास आपका जो आपकी जो पर्सनल डिटेल वगैरह है वो रिमूव आगे से कर भी ले या ना करे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और दूसरा ये है कि अगर वो एक्टिवली उस नंबर वगैरह को आपके अगेंस्ट कोई यूज़ वगैरह कर रहा है, तो आप अपना नंबर वगैरह बंद करवा दें, अपना नंबर जो है ना वो डिलीट करवा दें। लेट से टेलीनार का कोई नंबर वगैरह आपने लगाया हुआ था ईमेल के अंदर ही, तो फ्रेंचाइज में जाए और उनको बोले कि मेरा ये नंबर रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, तो बस वो फिर अननाउन हो जाएगा। और ये भी एक सलूशन है। ओके, थैंक यू। वेलकम। मेरा भी सवाल था कि जिस तरह के आजकल होते हैं वो ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, तो किसी के साथ अगर ऑनलाइन इस तरह स्कैम हो जाए और उनसे हम्म। जैसे पैसे ले लिए जाएं, तो उनको रिपोर्ट कैसे हम कर सकते हैं? यानी हाँ। आपके पास नंबर वगैरह भी मौजूद होते हैं उनके। जी। और दूसरा भी सवाल इसी से रिलेटेड ये है कि इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होती हैं ना, कि जहाँ पे ये जो आप बता रहे थे डेटाबेस लीक हो जाते हैं, तो वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह की जी। जो वेबसाइट्स होती हैं उनको यूज़ करना, क्या ये एथिकल है कि उनसे आप किसी भी नंबर का उसका एड्रेस या उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो निकाल लें? जी। अम, हाँ। तो सॉरी, मैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा क्विकली रिवाइंड करो, मेरे जहन से निकल गया, दूसरा अभी भी मेरे जब माइंड में है। आप मतलब आपके साथ फ्रॉड हो जाए या स्कैम हो हाँ जाए, हाँ तो आप हाँ, उनको बस रिपोर्ट ठीक है कैसे कर ठीक है ठीक सकते है हैं? ठीक। मैं बताता हूँ आपको। असल में पाकिस्तान में जब साइबर लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया ना, तो बेसिकली हर एक सिटी के अंदर साइबर सेल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आप साइबर सेल इन लाहौर टाइप करोगे, तो आपके पास गूगल पर या आपकी जो सिटी वगैरह है आपके नज़दीक जो भी है, आप क्या कर सकते हो, साइबर सेल में उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। उनकी फ़िज़िकल लोकेशंस भी होती है और ऑनलाइन ट्राई भी कर सकते हो। लेकिन बेटर यही होता है कि आप फिज़िकली उनको अप्रोच कर लो, क्योंकि जहाँ तक मैंने चेक किया हुआ है, लोग ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह कर देते हैं, बाद में कभी रिस्पांस आता है कभी रिस्पांस नहीं आता। खैर, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है ना, वो तो यही है कि साइबर लॉ इंट्रोड्यूस करवाने के बाद पाकिस्तान में बाकायदा हर एक सिटी के अंदर साइबर सेल है, जहां पर साइबर क्राइम से रिलेटेड आप अपनी सारी शिकायत जो है ना दर्ज करवा सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको मिसाल दे दी, साइबर सेल इन लाहौर। तो यहाँ पर आपको इनके हेल्प ईमेल नंबर, ईमेल भी मिल जाएंगे, आपको इनके ऑफिस की लोकेशंस भी मिल जाएगी, हो सकता है आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मिल जाए यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो, इनको कॉल वगैरह भी लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो इसी काम के लिए बनाए गए हैं, उनसे हेल्प ले सकते हो अपने इश्यूज रिजॉल्व करवाने में। ये पहला हो गया। आपका जो दूसरा सवाल है कि जो डेटा ब्रीचेस, जिस तरह की जो हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह है, जो डेटा ब्रीच होने के बाद उसको स्टोर करती है और कोई भी वहाँ से लेट से आपका डेटा वगैरह उठा सकता है, तो क्या ये एथिकल या अनएथिकल तो नहीं हुआ? डिपेंड करता है यूज़र की इंटेंशंस पे। कि अगर मिसाल के तौर पर मैं देख रहा हूँ ना, मैं उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ इस नियत से कि आई एम एन एथिकल हैकर, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी, मेरा अपना, या मेरे किसी फैमिली में चाहने वाले का, ठीक है, या किसी का भी डेटा वगैरह ब्रीच तो नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो हम उसका जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करवा सकते
सकते हैं डिटेल्स वगैरह चेंज करके, और उसको एजुकेट वगैरह करके। तो अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव से देखते हो ये लीगल है। अगर आप इलीगल तरीके से जाते हो कि ठीक है मुझे जो है ना डेटा मिल गया है, अब मैं मैं एक फिशिंग पर्सनलाइज्ड ईमेल बना के इस बंदे को स्कैम करूंगा, डेफिनेटली इट विल बी इलीगल। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या पासवर्ड मैनेजर हैक नहीं हो सकता? जी, पासवर्ड मैनेजर जो ओपन सोर्स होते हैं और अच्छी क्वालिटी के पेड होते हैं या फ्री होते हैं, पॉसिबिलिटी तो होती है खैर हैक होने की। लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर होता है आपके आपके मोबाइल के अंदर चल रहा होता है, वो ज़्यादातर वो इंटरेक्ट वगैरह भी नहीं करता किसी दूसरी एप्लीकेशन वगैरह के साथ। तो चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि पासवर्ड मैनेजर है तो वो हैकेबल नहीं है, हैकेबल तो है पासवर्ड मैनेजर भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस बहुत कम ही होते हैं। और डेफिनेटली अगर वो आपके पासवर्ड्स मैनेज कर रहे हैं ना, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके जो पासवर्ड्स है वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट के अंदर ही होते हैं, कोई भी अगर उसको हैक कर ले तो पासवर्ड्स वगैरह जो है ना वो निकलवा के उसको यूज़ कर लेगा। नहीं, बैकएंड पे जो पासवर्ड्स मैनेज किए जाते हैं ना, उनमें बाकायदा साइफर टैग्स भी यूज़ होते हैं जिनको डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास प्राइवेट की ज़रूरी होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास होती है। और इसी के साथ साथ हमारे पास दूसरे नंबर पर साल्ट का भी यूज़ किया जाता है पासवर्ड को और स्ट्रांग करने के लिए। और उसके ऊपर जो है ना आपका जो रियल पासवर्ड है उसको भी मज़ीद इनकोड या इनक्रिप्ट किया जाता है, लेट से बेस 64 या कोई भी इनकोडिंग टेक्नोलॉजी हो गई, तो आपका पासवर्ड एक हद तक काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। इस बेसिस पर अगर पासवर्ड मैनेजर की एप्लीकेशन वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो भी जाए, चांसेस है कि आपके पासवर्ड सेफ रहे। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ये पासवर्ड मैनेजर भी एक एप्लीकेशन है। अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी वगैरह आ जाती है या कोई न्यू सीवीई वगैरह आ जाती है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो भी एक्सप्लॉइट हो जाए। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आजकल काफ़ी एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं वो पेस्ट होते हैं और वो CPID हुए होते हैं, तो उनमें सिक्योरिटी प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है क्योंकि उनका बूट लोडर अनलॉक हो जाता है। बिल्कुल, जब भी आप अच्छा मेरी आवाज़ दो बार मुझे सुनाई दे रही है, आप माइक म्यूट करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, तो जब भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हमारे पास, सॉरी, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं ना, लाइक नॉन PTA, हमारे पास कुछ फ़ोन्स वगैरह हो गए, अब उनको हमने PTA अप्रूव्ड तो हम डायरेक्टली नहीं करवा सकते। हम क्या कर लेते हैं, हम उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई वगैरह कर लेते हैं, पैच वगैरह कर लेते हैं, हम IMEI वगैरह उनके अनलॉक कर लेते हैं। तो मसला ये होता है कि आप उसको अपडेट भी नहीं कर सकते हो और आपकी प्राइवेसी जो है ना वो भी उसमें ब्रीच वगैरह हो जाती है, और फ्यूचर में भी आप उसको अपडेट वगैरह नहीं कर पाओगे। जब भी कोई CVE, कोई वल्नरेबिलिटी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आएगी, चूँकि आपने उसको पैच किया हुआ है और आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप अपडेट करने की कोशिश करोगे, मैं जब खुद इस पर टेस्टिंग कर रहा था ना, तो मैंने एंड्राइड का आई थिंक उस टाइम 13 था या 12 था, कुछ इस तरह का वर्जन था, वो मैंने पैच किया हुआ था कुछ ऐसे एप्लीकेशंस चलाने के लिए जिसके लिए रूट रिक्वायर्ड था। तो जब मैं दोबारा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की मैंने कोशिश की, जब ऑफिशियल अपडेट वगैरह आई, तो इशू ये हुआ कि वो बूट लोडर पर ही जो स्क्रीन वो होती है बार बार ऑन ऑफ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा का सारा ख़राब हो गया। कहने का मकसद ये है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हो ना अनलॉक वगैरह करने के लिए या रूट वगैरह करने के लिए, आपकी सिक्योरिटी उसी टाइम ही कंप्रोमाइज़ हो जाती है और फ्यूचर में हाई चांसेस होते हैं कि आपका डेटा वगैरह जो है ना यू नो आपके हैक होने के चांसेस हो जाते हैं, आपके फ़ोन के हैक होने के। क्योंकि मैंने अभी आपको सेशन में बताया ना कि जब भी आप कोई आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओगे तो मसला होगा। अब आपने फ्रेश उसको पेच किया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी अपडेट आ गई है, अपडेट आने के बाद लाइक अपडेट तो आ गई है लेकिन अब आप अपडेट ही नहीं कर पा रहे हो, अपडेट करोगे तो इशू बनेगा। तो दैट इज़ अ सीरियस सिक्योरिटी क्वेश्चन, डेफिनेटली इससे मसले होंगे। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन।
ओके, व्हाई आर यू यूजिंग प्रोटॉन प्रो वीपीएन इवन तो इट इज़ फ्री? हाँ, फ्री के जी वर्जन में अस्सलाम लिमिटेड। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी अली। भाई मेरा एक ज़रा काफ़ी यूँ कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर जो सारे के सारे जो इश्यूज बनते हैं, जैसे कि आपने भी बताया है कि लोगों का प्राइवेट डाटा होता है जो कि हैक हो जाता है, उसके बाद सारे के सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, जाहिर है। तो लेकिन देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि मैं बेचना चाह रहा हूँ, या कि मैंने नया कोई मोबाइल फ़ोन ले लेना है, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स अगर कहीं मेरी कोई ऐसी फोटोग्राफ्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर की किसी की हैं जो कि मैं प्राइवेट समझता हूँ, अब मैं अगर उसे डिलीट कर देता हूँ तब तो ठीक है, मैं उसे बेच दूं, वरना वो पे पैसे मेरे फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या एक प्रोसेस होना चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि इंसान उस वहां से क्लीन कर सके, या अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई यूएसबी ड्राइव है जो कि आप लेके फिर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसके अंदर आपकी कोई प्राइवेट हो सकती है कोई इंफॉर्मेशन, आपकी कोई मेडिकल रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो उस किस्म की अगर फॉर एग्जांपल आप उसे फॉर्मेट कर दें तो मेरा ख्याल है तब भी रिकवर किया जा सकता है, मैंने सुना है। तो क्या इसके लिए सोल्यूशन होता है, मैं अगर मैं आपको मैं आइडिया? आपका सवाल मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं आपको डायरेक्ट जवाब देता हूँ। बिल्कुल, आप जजाकल्लाह। अगर नॉर्मली अपने फ़ोन को जितनी बार भी फॉर्मेट वगैरह करोगे, पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपका जो डेटा है वो रिकवर हो सके। ठीक है, आप रिकवरी पॉसिबल होती है डीप लेवल पर अगर कोई बंदा जाए। लेकिन इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास फ्री और पॉपुलर ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी सारे हैं। इरेजर नाम का एक हमारे पास फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ जाता है। सिक्योर इरेजर आ जाता है। सिस्टम टूल डेटा वाइप नाम का एक मिलिट्री ग्रेड वाइपिंग एल्गोरिथम आ जाता है जो कि ऑल ट्रेसेस को रिमूव कर लेता है आपके स्टोरेज डिवाइस से। और एंड्रॉयड की अगर बात की जाए तो सिक्योर इरेजर नाम का एक एपीके एप्लीकेशन वगैरह आती है फ़ोन के लिए, जो कि ओवरराइड कर लेती है स्टोरेज को, रैंडम ज़ीरोज़ वन वगैरह के साथ फिल कर लेती है, जो कि बेसिकली रिकवरी को प्रिवेंट कर देती है। ठीक है, तो आप इन फ्री और पेड टूल्स वगैरह या एपीकेज वगैरह का, बल्कि फ्री होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आप इनका यूज़ कर सकते हो। और इससे जो है ना, आप अपने लैपटॉप वगैरह अगर आपने इरेज कर पूरा डेटा उसका वाइप अप करवाना है परमानेंटली, या अपने फ़ोन वगैरह का करवाना है, तो इन एपीकेज से और इन सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। डिटेल्स के लिए आप अगर चैट जीपीटी भी कर लोगे ना, आपको बंच ऑफ लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। और उनका यूसेज वगैरह तो खैर यूट्यूब पे वैसे भी अवेलेबल होता है। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। जी जी, एक और क्वेश्चन भी है, वो ये कि जैसे आपने अभी बताया ना पासवर्ड मैनेजर, तो पासवर्ड जो इंसान अपने लिए इजी रखता है वो इसलिए होता है कि बाजू का ऐसा है, जैसे लेट से जूम को अगर मैंने लॉग इन करना है तो मेरे पास वही पासवर्ड जो है मुझे याद है, वो मैंने फौरी तौर पे उसको अपना यूजर नेम डाला, मुझे पासवर्ड याद है वो मैंने डाल दिया, इजी रखता हूँ मैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे भूल ना जाए। अच्छा, और साथ ही अगर मैं लैपटॉप पे कभी यूज करूँ तो मैंने वहां से भी उसको यूज कर लिया, और मुझे पता है कि अगर मैंने कोई पासवर्ड मैनेजर रखा होगा तो वो जाहिर है उसने अपने स्पेशल कैरेक्टर्स दरमियान में रखी होती हैं, फिर उसको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। क्या ये जो आपने बताया है जो सा टूल, बिट समथिंग उसका नाम आपने बताया, तो क्या ये वाला टूल, इसका ये मोबाइल वर्जन भी है और डेस्कटॉप वर्जन भी है, सॉरी लैपटॉप के लिए विंडोज वर्जन? जी, हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स आते हैं। ये तो मैंने वन वन पासवर्ड के नाम से भी आता है, लास्ट पास के नाम से भी आता है, बिट वार्डन के नाम से भी आता है। इनको आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में। इनके वर्जन्स वगैरह जो है वो आते रहते हैं। बाकी पासवर्ड मैनेजर जो है ना, उसका मैकेनिज़्म बहुत अजीब है। अगर आप उसको डीपली अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि पासवर्ड मैनेजर हमें क्यों यूज़ करने चाहिए और क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बेसिकली एक मास्टर पासवर्ड उसमें होता है। ठीक है, आपके पास आपको सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड ही याद रखना होता है, बाकी सारे पासवर्ड उसके अंदर लॉक होते हैं एक वर्ल्ड के फॉर्मेट में। और राइट। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग इंक्रिप्शन यूज़ करता है। कोई भी आम बंदा उसको जो है ना इस तरीके से डिक्रिप्ट वगैरह नहीं कर सकता। बाकी सिक्योर वाल्ट नाम के भी हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, डिजिटल लॉकर हमारे पास आते हैं, जिसमें जो है ना आप स्टोर कर सकते हो अपनी लॉगिन सेशंस को, पासवर्ड्स को, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को, अपने नोट्स वगैरह को ऑटो फिलअप के लिए। ये सारी चीज़ें जो है ना यूज़ हो सकती है। जी जी, जजाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। अच्छा एडमिन, मुझे बता दे मज़ीद कितने सवालात के जवाब देने हैं? मेरे ख्याल से दो और ले लेते हैं क्वेश्चंस, चलिए, उसके बाद हम करते हैं। चलिए ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। एनीवन? मैं टर्न वालेकुम। नेक्स्ट दे दें, बिकॉज मेरा वही क्वेश्चन था जो लास्ट पूछ लिया गया है कि जो एप्स हम यूज़ कर रहे हैं सेव करने के लिए, क्या ये भी तो डाटा ब्रीच कर सकती है ना? जी। हम्म ठीक है। इसके लिए आप को मैं फिर से थोड़ा सा वो रेफरेंस वगैरह दे देता हूँ कि पासवर्ड मैनेजर काम कैसे करते हैं। डेटा ब्रीच अगर किसी ऐप वगैरह का होता भी है ना, तो पासवर्ड मैनेजर का केस बहुत ज़्यादा अलग होता है। पासवर्ड मैनेजर जो होता है ना, उसमें बेसिकली आपके पास एक मास्टर पासवर्ड होता है, वही आपने याद करना होता है। बाकी आपके जितने भी पासवर्ड होते हैं वो सारे के सारे लॉक हुए पड़े होते हैं एक वॉल्ट में। और अगर वो किसी के हाथ लग भी जाए ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लेट से किसी पासवर्ड मैनेजर ऐप का डेटा वगैरह जो है ना, वो उसके साथ कोई इशू वगैरह हो गया, तो वो जो पासवर्ड होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। वो AES 256 टाइप की इंक्रिप्शंस वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग इंक्रिप्शंस है, जिनकी डिक्रिप्शन ऐसे नहीं होती। प्राइवेट की वगैरह उसमें इन्वॉल्व होती है, फिर जाके पासवर्ड कहीं जाके डिक्रिप्ट वगैरह होता है। तो नॉर्मली अगर इनक्रिप्टेड पासवर्ड किसी के हाथ लग भी जाए ना, वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। और एक क्वेश्चन था, आपने CIA ट्राइएड को मेंशन किया था कि जी। उसकी क्या वैल्यू होती है, कि मतलब लीगली उसकी कोई वैल्यू होती है या सिर्फ ये साइबर सिक्योरिटी एज अ फ्रेमवर्क उसको यूज़ करती है? हाँ, ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क आप इसको कह सकते हो एक हद तक, क्योंकि या प्रोटोकॉल वगैरह आप कह सकते हो, जिसके बेसिस पर हम जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम एक्चुअली में सिक्योर है या हमारा डेटा सिक्योर है। अगर नॉर्मली अगर CIA ट्राइड जो है ना, वो किसी भी डेटा के अंदर पाया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी अगर है किसी चीज़ की, तो हम कह सकते हैं कि ये सिक्योर है। और इसमें अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो हम कहेंगे कि सिक्योरिटी हाल्ट हो गई है, इट इज़ नो लॉन्गर सिक्योर। चाहे वो CIA ट्राइड में कोई एक चीज़ भी मिसिंग क्यों ना हो, अगर हम इन तीनों चीज़ों को सिक्योर करो, इन तीनों चीज़ों को अगर हम मेंटेन करेंगे ना, यानी ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होगी हमारे पास, तभी हम कह सकते हैं कि हम सिक्योर है या हमारा डेटा सिक्योर है या हमारी मशीन वगैरह या नेटवर्क वगैरह वो सारी चीज़ें सिक्योर है। सर वो समझ आ गई। मैं ये कह रही हूँ कि जो फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं हम, कि आप मोस्ट ऑफ द डाटा आपका एक्सेस होता है थ्रू कहने की गवर्नमेंट एक्सेस होती है या बहुत सारी आपकी एप्स एक्सेस कर रही हैं आपके डाटा को, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी का तो फैक्टर ख़त्म हो जाता है ना उसके अंदर। जब एप्स आपके IP एड्रेस के वो सारा डाटा एक्सेस कर रही होती हैं, तो इस चीज़ को किस तरह से देखा जाता है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है यहाँ यहाँ पे? ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, सो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप तक हो। अगर आप डिलिबरेटली गवर्नमेंट को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप अपनी परमिशन से दे रहे हो और आप गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट को आप अथॉरिटी मानते हो कि वो अथराइज्ड है, वो एक्सेस ले सकता है मेरे डेटा का, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा अनअथराइज तरीके से आपकी डेटा का एक्सेस लेता है, तो देयर विल बी नो लॉन्गर कॉन्फिडेंशियलिटी। गवर्नमेंट या एप्स वगैरह की आपने बात की, तो आप तो वो डिलीवरी कर रहे हो, उनको आप एज एन अथराइज इंडिविजुअल या एज एन अथराइज कोई भी आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट वगैरह, आप खुद ही उसको कह रहे हो कि लाइक इंफॉर्मेशन वगैरह आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, उनको प्रोवाइड कर रहे हो इस केस में। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मर्जी से ही उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। हाँ, अगर कोई अनअथराइज तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह को एक्सेस कर रहा है, फिर हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो कॉन्फिडेंशियलिटी एट ऑल। अनअथराइज मीन्स कि आप नहीं चाहते हो कि आपका डेटा जो है ना किसी बंदे के पास आ जाए, कोई कोई अननोन बंदा आपके डेटा को एक्सेस कर ले, लेट से हैकर, जो कि आप नहीं चाहोगे कि आपका डेटा अनअथराइज वो एक्सेस कर ले। जहाँ तक बात गवर्नमेंट की है, तो आप खुद ही उसको ऑथराइज कर रहे हो। जहाँ तक बात किसी भी एप्लीकेशन की है, आप खुद ही उसको ऑथराइज कर रहे हो। आपका एक ट्रस्ट फैक्टर है उसके ऊपर, और ट्रस्ट के बेसिस पर जो है ना, आप लाइक ये तस्वर कर रहे हो कि ठीक है, मुझे अपने डेटा का एक्सेस इसको देना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई ऐप वगैरह हो। और सर कुकीज़ के बारे में आपने नहीं बताया कि वो जो यूज़ किए जाते हैं या वो किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, यानी उसके बारे में हमें कंफर्म डाटा तो नहीं होता ना, हमें बताया नहीं गया होता है उस तरह से। कुकीज़ के बारे में किस तरीके से अपने सवाल को थोड़ा क्लेरिफाई करें।
जैसे कुकीज के हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और कहते हैं कि चूज कुकीज अगर आपको एक्सेस चाहिए तो अब हमें ये नहीं बताया जाता वहां पे क्लियरली कि वो किस तरह से यूज करेगी, यानी वो एक डॉज है कि आप अपेरेंटली देखते हो कि अब ये एक मजबूरी भी है, आपने उसको एक्सेस भी करना है, और वो डॉज के तौर पे आपको दिखाते हैं, पूरा आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि ये किस तरह से आपके डाटा को यूज करेगी। तो इसकी क्या वैल्यू, इसकी क्या मतलब इसको देखेंगे किस तरह से हम? ठीक है। बेसिकली कुकीज़ जो होती है ना, जाहिर सी बात है उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं हर एक वेबसाइट की या हर एक एप्लीकेशन की जिसको आप यूज़ कर रहे होते हो, और वो आपसे क्लियरली जो है ना अपनी लाइक अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेप्ट आल पे क्लिक कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो या कुकीज़ को मैनेज वगैरह कर रहे हो, तो कुकीज़ की भी पॉलिसी वगैरह होती है। अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट वगैरह है वो आपको क्लियरली बताएगा कि जो कुकीज़ है वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल होगी। अगर कोई फेक वेबसाइट है आपका डेटा वगैरह लेना चाहती है तो वो कुकीज़ के बगैर भी आपका जो डेटा वगैरह है वो मेलिशियस कोड के थ्रू एक ले सकती है। बाकी कुकीज़ होती क्या है, ये फिर एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कुकीज़ के मुतल्लिक जो है ना हर एक वेबसाइट की प्रॉपर पॉलिसीज़ होती है कि हम जो कुकीज़ वगैरह ले रहे हैं किस काम के लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। आपने अगर उसको एक्सेप्ट करना होता है तो आप कर सकते हो, अगर आपने रिजेक्ट करना होता है तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। कुकी के मुतालिक क्या आपका ओके। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लाइक कुकीज़ वगैरह होती क्या है या ये काम कैसे करती है, ताकि थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाए। मुझे ना गिल्ट हो रहा है कि मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि एक बहुत कोई लंबी बात नहीं, लाइन कोई बात नहीं। है, तो इसको मैं खुद भी रिसर्च कर सकती हूँ, आप आगे क्वेश्चन ले रहे हैं। थैंक यू। जी जी, ओके ओके। जी अखी, मेरा सवाल है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, मेरा सवाल है कि जो आपने कहा कि आप डिफरेंट डिफरेंट जब सोशल मीडिया साइट्स या जहाँ पर भी आप एक्सेस करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड यूज़ करो। इट मीन्स कि हमें मल्टीपल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? मल्टीपल अकाउंट्स नहीं। मतलब जी मैं मेरे पास अगर मेरा जीमेल का अकाउंट है, अब जी। उसी से मैंने अपना जो है वो इंस्टाग्राम को मैंने वो उसी से हमने एक्सेस किया है इंस्टाग्राम पे, हम्म। या मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो जी अब जी। मैं अगर डिफरेंट पासवर्ड डालूंगी उसमें तो वो तो इनकरेक्ट पासवर्ड आ जाएगा। मतलब उसके लिए तो मुझे दूसरा अकाउंट होगा तो उसके दूसरे पासवर्ड होंगे। मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। मैं समझाता हूँ आपको। जब आप इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म की सेटिंग्स वगैरह में जाओगे ना, तो कोई भी अकाउंट अनलिंक करने का ऑप्शन ज़रूर होता है वहाँ पर। लाइक अगर आपने जीमेल वगैरह से डायरेक्टली साइन अप किया हुआ है, आपको पासवर्ड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आप कोई टेम्परेरी उसमें ईमेल वगैरह ऐड करवा दो और एक पासवर्ड भी उसके लिए बना लो, और बाद में आप कोशिश करो अपने उस दूसरे अकाउंट को वहाँ से अनलिंक करने की। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ से जो है ना अलग अलग अकाउंट बनाओ अलग अलग पासवर्ड्स वगैरह के लिए। तो अगर आपने एक ही जीमेल के अंदर सारे के सारे अकाउंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप ईमेल वगैरह, क्योंकि जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनमें मल्टीपल जो है ना फ़ोन नंबर ईमेल्स वगैरह ये ऐड करने के ऑप्शन इजीली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आप एक को अनलिंक कर दो और जो है ना अपना ईमेल वगैरह लगा दो उसके साथ, और उस पर कोई पासवर्ड वगैरह भी सेट कर दो। फिलहाल मैंने तो इस तरह किया हुआ है कि मेरा एक जीमेल का अकाउंट है और उसी से ही जो है ना वो मैं सब जगह एक्सेस कर लेती हूँ। ठीक है, बस फिलहाल आप यूज़ कर सकते हो इसको भी। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप अपना एक एक मतलब एक ही ईमेल काफ़ी है, एक ईमेल हर जगह पर ऐड करवा दो और उसके हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग पासवर्ड रख लो। क्योंकि देखो मसला ये होता है कि अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे खुदा ना खास्ता आपका पासवर्ड कहीं पर ब्रीच वगैरह में आ जाता है या लीक हो जाता है, और कोई इंडिविजुअल आपको टारगेट करता है, जिस तरीके से मैंने आपको कुछ टूल्स वगैरह बताए जहाँ से इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा सकता है, तो इशू ये होगा कि एक हैकर का जो माइंड सेट होता है ना वो इस तरीके से सोचता है कि ठीक है, मैं इसके फेसबुक में तो लॉग इन नहीं कर पाया, मैं इंस्टाग्राम पे ट्राई करता हूँ या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्राई करता हूँ जहाँ पर ये अकाउंट जो है ना लाइक इस बंदे का कोई अकाउंट वगैरह हो। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। अगर फेसबुक है उसके लिए अलग पासवर्ड, अगर एक्स है उसके लिए अलग पासवर्ड, अगर लिंक्डइन है उसके लिए अलग।
लेकिन अगर आपके केस में आपने एक ही ईमेल के थ्रू सब कुछ किया हुआ है, कोशिश करो उसको अनलिंक करने की और ईमेल डायरेक्टली ऐड करने की और पासवर्ड बनाने की। आई होप हो जाएगा। जी अच्छा, बस अखी मेरा एक और वो है कि सवाल कि एक मुझे एक उस्ताद ने बताया था कि एक चीज़ होती है आप ना सेटिंग में जाके गूगल की और आप अपने ईमेल को अपनी ऑफ कर सकते हो क्या, इस तरह का कुछ बताया था उन्होंने। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो थोड़ा समझा दें कि आप वहां से ऑफ कर सकते हो अपना ईमेल, इस तरह का कुछ बताया था। जब तक सवाल क्लियर नहीं होगा मुझे खुद भी समझ नहीं आई, जैसे आपको नहीं आई है। हाँ, अहमद अपनी भाई आईडी को जाके हम ऑफ कर सकते हैं। नहीं, शायद कोई प्राइवेसी वगैरह का इस तरह का ऑप्शन होगा। हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जीमेल आपको अलर्ट्स शायद दे, आई एम नॉट श्योर। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि कोई सेटिंग वगैरह अगर आप वहाँ से इनेबल वगैरह कर लो तो अगर डेटा ब्रीच वगैरह हो जाता है जीमेल वाले आपको बता देते हैं। या वो 2FA वगैरह के बारे में बात कर रहा होगा कि 2FA वगैरह इनेबल कर लो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन राइट नाउ। जी, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, थैंक यू। अच्छा, चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है, एक तो आप लोग काइंडली उसको फिल कर दीजिएगा। उसके अलावा जिस ग्रुप में आप अभी हैं, जो पब्लिक ग्रुप है, वो आप लोगों ने लेफ्ट नहीं करना। कोर्स के हवाले से डिटेल्स या फर्दर हम अगर कोई सेशन वगैरह करते हैं उसकी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो वहाँ पे शेयर की जाएंगी। और आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हो भी आप लोग जो फॉर्म शेयर किया गया उसमें लिख दें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर एक सेशन की जरूरत पड़ी तो उससे रख लेंगे, उसमें इनको एड्रेस कर लिया जाएगा। एंड करें फिर अहमद भाई? जी जी, एंड करते हैं ब्रदर। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।